जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, और जो फिजिक्स को आसान बना दे उसे प्रशांत किराड़ कहते हैं। सो हाय एवरीवन, सबसे पहले तो स्वागत करता हूं आपका अपना प्रशांत भैया, और मैं तुम्हारी डिमांड को लेकर आ गया हूं, यानी जो तुमने मांगा वो मैंने तुम्हें दिया। तुम्हारी डिमांड क्या थी कि वन शॉट लेक्चर करवा दो, वो भी फिजिक्स के हर एक चैप्टर के। तो आज से वो वन शॉट लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं आना। तो ये है हमारा पहला लेक्चर जो कि है यूनिट एंड मेजरमेंट्स। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ना। सबसे पहले तो मुझे पता है अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। 10th में मुझसे जरूर आपने पढ़ाई करी होगी, मजा आया होगा। अब 11th की बारी है ना। तुम्हें क्या लगा था कि 10th के बाद भैया नहीं लौटेंगे? अरे भैया बिल्कुल लौटेंगे, है ना। प्रशांत भैया तेरे साथ खड़े हैं, डरना क्यों है। यानी फाइनली 11th क्लास के अंदर तुम आ गए हो और इस चैप्टर को भी पढ़ने जा रहे हो। सबसे पहले मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, इस चैप्टर के सारे वो टॉपिक्स जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बता देता हूं, आपके लेटेस्ट सिलेबस के अंदर एक पैरालिटिक करके एक टॉपिक होता था, वो हट चुका है। जबकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एरर करके एक टॉपिक होता है, वो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। तो सब कुछ पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, और वो भी मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बता दो, जोश मीटर, एनर्जी लेवल, क्या वो वाली एनर्जी है जो कि पहले थी, या फिर 11th में आकर फुस हो गए हो? सपना है, ड्रीम है कि इस क्लास को भी बेहतरीन बनाएंगे 10th की तरह? अगर सपना है, अगर ड्रीम है ना, तो एक बार जोश मीटर लिख दो। कितना है? 1000 होना चाहिए। जितनी एनर्जी मुझ में है ना, उससे डबल एनर्जी तुम में मुझे चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आगे के लेक्चर भी आते रहेंगे, थोड़ा समय लगेगा बट लेक्चर जरूर आएंगे। स्टार्ट करें, चलिए जी। इस चैप्टर को अपन एकदम स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक चीज से, जो कि है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। भैया ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? अरे मूर्ख बालक, प्यार से मूर्ख बोलता हो, तुम्हें तो पता ही है, तुम तो अपने से पढ़ के आए हो ना। मूर्ख बालक प्यार से बोलता, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी चीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं। जैसे कि मेरा वजन कितना है? मेरा वजन है 70 kg, 70 किलो। मैं क्या बोलूंगा? मैं अपने वेट को नाप सकता हूं। तुम बोलोगे बिल्कुल नाप सकते हो। पर क्या तुम अपनी फीलिंग्स को, जो तुम्हारी फीलिंग्स है ना तुम्हारी क्रश के लिए, उसको नाप सकते हो? हाँ बिल्कुल नाप सकते हो। कैसे बताओ? इन्फिनिटी मजाक कर रहा हूं। यानी फीलिंग्स को हम नहीं नाप सकते, है ना। वो अलग बात है कि तुम्हारे क्रश के मन में जो तुम्हारे लिए फीलिंग है वो है जीरो। रियलिटी बता रहा हूं, कोई बात नहीं बेटा, बुरा लगेगा बट रियल है ना। उसके मन में जीरो है, पर वो अलग बात है कि हम फीलिंग्स को कभी मेजर नहीं कर सकते। तो जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज रेफर्स टू एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल और अ सिस्टम दैट कैन बी मेजर्ड। जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम लिख सकते हैं। लेंथ, वेट, ये सारी चीजें क्या है? आपकी फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो यार, फिजिकल क्वांटिटी के ना दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? दो कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा कंपोनेंट है यूनिट। समझाऊंगा, ध्यान से समझो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तुम्हारा वेट कितना है। तुमने बोला भैया मेरा जो वेट है ना वो तो 60 kg है। तो तुमने क्या लिखा? तुमने दो चीजें लिखी बेटा। क्या दो चीजें? पहली चीज है ये न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये क्या है? यूनिट। ये क्या है? यूनिट। यानी हर एक फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से बनी होती है। एक होती है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है आपका यूनिट जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल। कुछ नया तो नहीं है, कुछ डेंजरस तो नहीं है, कुछ खतरनाक तो? अरे समझ आ रहा है मूर्ख बालक, बहुत सिंपल चीजें चल रही हैं। देख, इस वन शॉट के अंदर ना सारी चीजें कवर होने वाली हैं। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा तेरे एग्जाम के अंदर। ऑलमोस्ट इसी पैटर्न के सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि आज मैं कराने वाला हूं। थोड़ा भरोसा रख, मुझे पता है जब से तुम 11th में आए हो। एक तो जब हम 11th में आते हैं ना तो वैसे हम बहुत परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो सच्चे दोस्त थे जो कि 10th तक थे वो हमसे बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं। याद आती है उनकी? बिल्कुल आती होगी, है ना। वैसे तुम परेशान हो, नई नई क्लास में आए हो, पर टेंशन मत लो, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो हम कैसे लिखते हैं? एन और यू ऐसे लिखते हैं ना फिजिकल क्वांटिटीज को। ये है न्यूमेरिक वैल्यू और ये है यूनिट, ठीक है। पर भैया ये यूनिट क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं डिफाइन यूनिट, तो यूनिट्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? बताओ। यूनिट्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं वो पढ़ते हैं, आ जाओ। ये यूनिट्स होते क्या हैं? सबसे पहले ये यूनिट क्या है? इट इज अ स्टैंडर्ड दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। यानी एक स्टैंडर्ड है जिसको पूरी दुनिया में देखा जाता है और इसके अकॉर्डिंग ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। जैसे कि मेरा वजन कितना है? मेरा वजन है 70 किलो। क्या मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं? कैसे बताओ? क्या मैं इसको 70,000 ग्राम्स लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने यूनिट बदल दिया। मैंने क्या बदल दिया बेटा? यूनिट बदल दिया। यानी यूनिट क्या है? एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसको वर्ल्ड वाइड हर एक जगह से
यूज किया जाता है ताकि हम चीजों को मेजर कर पाए। बहुत सही, समझ आ गया। इंपॉर्टेंस क्या है यूनिट की, कोई बताने की जरूरत नहीं है, बहुत थ्योरेटिकल चीजें है ना, कभी कभार स्कूल के एग्जामों में पूछ लेते हैं। देखो भाई, स्कूल के मास्टर के बारे में नहीं पता, स्कूल के मास्टर का अगर फिरक गया, समझ रहे हो, समझ रहे हो, अगर उनके मन में आ गई तो वो कुछ भी पूछ लेता है, इसलिए मैं चाहता हूं मैं सारी चीजें कवर करा लूं। ठीक है, वैसे पूछा नहीं जाता। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट क्या है, यूनिट इंश्योर कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट। पहले क्या करेगा, जो मेजरमेंट्स आपकी आ रही हैं वो बराबर आनी चाहिए, वो कंसिस्टेंट आनी चाहिए, एक तो वो काम है यूनिट का। बहुत बढ़िया। अगला, दे अलाउ साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट। यानी अब क्या है ना, अगर मैं बोल रहा हूं मेरा वजन 10 किलो है ना, अगर सोचो वो किलो नहीं होता, और मैं बोल रहा हूं मेरा जो वजन है ना वो 1000 है, तुम सोचते 1000 क्या भैया, 1000 क्या, 1000 किलो? मैं कहता नहीं नहीं, ग्राम 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 बोल रहा था, ग्राम है ना, ऐसी टन होता है। तो यानी यूनिट क्या होता है ना, वर्ल्ड वाइड में हम कम्युनिकेट करने के लिए यूनिट लगाना बड़ा जरूरी होता है ना। अगला क्या है, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। यानी इसकी मदद से हम कैलकुलेशन कर पाते हैं और कंपैरिजन कर पाते हैं, है ना। बहुत सही, समझ आ गई यूनिट की इंपॉर्टेंस क्या, बहुत बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंस है 3। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट की। भैया 2 प्रकार की यूनिट है, बड़ी सिंपल, बड़ी लल्लू लल्लू सी है। कौन कौन सी है? पहली यूनिट बड़ी प्यारी सी, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी डिराइव्ड यूनिट है। फंडामेंटल, अरे मूर्ख वाला कुछ नहीं है। फंडामेंटल यूनिट नाम से समझ आ रहा है, फंडामेंटल यानी एक बेसिक यूनिट। देखो, फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होती हैं जिनको हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, जैसे कि तुमने मान लिया कि वो तुम्हें रिप्लाई कर देगी, नहीं करेगी रिप्लाई, पर तुमने मान लिया। ऐसी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, वो यूनिट होती है जिनको हम मान लेते हैं, हम कहते हैं ठीक है यार, है ना। तो बेसिकली क्या है, बेसिक यूनिट्स जो होती हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। और आपके पढ़ने के लिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। क्या क्या है, मैं आपको एक बार टेबल दिखाता हूं। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको पता ही है, पर मैं एक बार फिर बता देता हूं क्या क्या है भैया, देखते चलो। पहला है मास। मास क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। अच्छा, मास का सिंबल क्या होता है, एम होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये बताओ मास का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टैंडर्ड यूनिट जो कि यूज किया जाता है। तो आपको पता है कि मास के लिए हम केजी को यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। लेंथ, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनेशनल यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, मीटर। बहुत बढ़िया। टाइम के लिए क्या है, सेकंड्स। बहुत बढ़िया। करंट, करंट बिजली, बिजली पढ़ी थी कहां पर, आपने पढ़ी थी 10th क्लास में। अब ये मत बोलना 10th क्लास में तो भैया मजे कर रहा था, मारूंगा बहुत, मैं नहीं पढ़ा था तेरे को, है ना, मेरे से नहीं तो किसी और से पढ़ा होगा, पढ़ा तो था। चल आजा, क्या है करंट, क्या है करंट, क्या होता है करंट, आपका यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, और में से ए ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है बेटा, वो होता है क्या, केल्विन। क्या होता है बेटा, केल्विन। उसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ना आप अभी 11th में पढ़ोगे भी, मोल कॉन्सेप्ट करके एक टॉपिक होता है, शायद आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना। तो क्या होता है, हम इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मोल। क्या होता है, मोल, है ना, मोल होता है इसका यूनिट। एक लास्ट चीज है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, मैं बता देता हूं इसको, वैसे इस पे सवाल आते भी नहीं है, बट ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, एक प्रकार से क्वांटिटी है। ये क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि कुछ चीजों के बारे में बताता है, वो आप आगे धीरे धीरे पढ़ोगे, अभी ज्यादा डीप में नहीं जाते, ठीक है जी। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट याद रखना, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला, ठीक है जी। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपकी क्या है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं आपकी, ये क्या है, 7 फंडामेंटल, ठीक है, आ गया समझ में। अब इन्हीं फंडामेंटल यूनिट की मदद से हम बाकी की यूनिट्स को डिराइव करते हैं, डिराइव यानी निकालते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं क्या, डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा, डिराइव्ड यूनिट। अरे ऑब्वियस सी बात है, वो यूनिट जिनको हम फंडामेंटल की मदद से डिराइव कर लेंगे भैया, उनको हम बोल देंगे डिराइव्ड यूनिट। इसमें कहीं नई बात हो गई भैया, है इसमें क्या है, तुम परेशान हो रहे थे इतना, ऐसा तो कुछ इसमें था नहीं, है ना। और बेटा एक बात ध्यान से समझना, पढ़ा तो मेरा हूं, पर फोकस पूरा, मतलब मेरे पे नहीं, यहाँ बोर्ड पे पूरा का पूरा फोकस रहना चाहिए, फोकस नहीं हिलना चाहिए, वरना तुम्हें पता है मैं रोस्ट कर देता हूं। जैसे कि एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था बार बार, क्या पूछ रहा था, मुझसे पूछ रहा था कि भैया मुझे ना अपोजिट जेंडर से बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मैंने उसको बोला बेटा तू एक काम कर, सबसे पहले तो अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे डीपी लगा अपनी, जिस दिन तू रियल डीपी लगाएगा डिस्ट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई सामने से मैसेज नहीं करेगा, पढ़ाई कर लेना ठीक है, आ जाओ, वरना रोस्ट होते रहोगे फोकट में मुझसे। चलो, डिराइव्ड यूनिट क्या है, डिराइव्ड यूनिट आर द यूनिट यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। कुछ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम डिराइव करते हैं, किससे, फंडामेंटल यूनिट की मदद से। जैसे कि फॉर एग्जांपल एरिया। अच्छा, एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है बेटा,
एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या आता है मीटर स्क्वायर, है ना, एल स्क्वायर आ जाता है ना बेटा, एल स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी दो लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक लेंथ है एक ब्रेथ है, दोनों मीटर में होंगी, तो क्या हो जाएगा यूनिट मीटर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, है ना। तो ऐसा क्या होता है बेटा, अलग अलग क्या है, अलग अलग डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम उनके यूनिट को भी हम डिराइव कर सकते हैं, किसकी मदद से, बोलो, आपकी जो हमने अभी फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी ना, उनकी मदद से हम डिराइव कर रहे हैं। इसके ना कुछ बढ़िया सवाल देखते हैं, जैसे कि सबसे पहला आएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है, बताओ, अरे मेरी शक्ल काहे देख रहे हो, पढ़ा नहीं था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पढ़ा था, याद आ गया है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ, टाइम क्या होता है टी। अब एक बात बताओ, लेंथ को हम कैसे बोलते हैं मीटर, टाइम को हम कैसे बोलते हैं सेकंड, है ना, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, है ना, याद आ गया। एक्सेलरेशन का क्या होता था यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया, याद है हमें, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो एक सवाल देखते हैं, राइट दी एसआई यूनिट ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये सारी क्वांटिटीज क्या है, ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज से अलग है, देख ही रहे हो, इन सब के एसआई यूनिट बताओ और डिराइव्ड यूनिट्स भी बताओ। एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट जैसे कि फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, है ना, प्रेशर का होता है पास्कल, पास्कल बोल रहा हूं, पी है आर नहीं है बेटा, ठीक है, हाँ ठीक है पास्कल। उसके अलावा वर्क का क्या होता है बताओ मुझे फटाफट से, है ना। एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी वर्क का सेम होता है, जूल, पता होगा। पावर का मैंने आपको वॉट पढ़ा था अपन ने 10th के अंदर। ये तो अपने इनके एसआई यूनिट है, मैं पूछ रहा हूं इनके डिराइव्ड यूनिट्स बताओ, चलो फटाफट से इसकी डिराइव्ड यूनिट फटाफट से क्या करना है कमेंट में लिखो, चलो। हाँ भाई, किस किस का आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आ ही गया होगा। जैसे फोर्स है, फोर्स क्या होता है बेटा, अगर फोर्स का तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम्हें पता होगा, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, मास क्या होता है, मास केजी में गिनते हैं अपन। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, बताओ क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ या ना, आ गया समझ में। ये होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, बहुत सही। अगला देख लो भैया, अगला देख लो, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बताओ क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, यही होता है। फोर्स क्या होती है, फोर्स का अभी अभी हमने ये यूनिट डिराइव कर लिया, बहुत सही, है ना, ये आ गया अपना, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्या होता है मीटर स्क्वायर, है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये देखना बेटा, एक से एक कट जाएगा, तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, केजी डिवाइड बाय मीटर सेकंड स्क्वायर। ये किसका आ गया, ये आ गया आपके प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला यही होता है बेटा, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो प्रेशर का आपका ये यूनिट डिराइव होके आ गया, बहुत सही, बहुत सही, यहां तक क्लियर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा, बहुत सिंपल चीजें हैं, ये कोई डिफिकल्ट चीज है ही नहीं जो कि तुम इतनी टेंशन ले रहे हो, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं, समझ रहे हो बात को, आ रहा है समझ में, बहुत सही, है ना। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका, वर्क। वर्क क्या होता है बेटा, अगर वर्क आपको याद हो, हमने पढ़ा था, वर्क जो होता है वो एक प्रकार से एनर्जी के बराबर होता है, ऐसा यूनिट जूल होता था, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, याद आया। अब देखो हमें फोर्स का यूनिट तो पता है, बस इससे डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर लो, यानी मीटर को स्क्वायर लगा दो, कर लोगे। अब अगला देखो, एनर्जी का और वर्क का सेम होता है। पावर क्या होता है बेटा, पावर का बेसिक यूनिट होता है, बताओ, अरे बोलो भाई, क्या पावर का होता है, वॉट। और इसका फॉर्मूला क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, जिसको याद नहीं है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो होता था एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। यानी एनर्जी का तो हमने यूनिट यहां से निकाल ही लिया, है ना, एनर्जी और वर्क का यूनिट हमने निकाल ही लिया, बस क्या करो, डिवाइड बाय टाइम कर दो, यानी सेकंड से डिवाइड कर दो। तो ऐसे हम किसी का भी एसआई यूनिट तो तुम्हें याद ही होगा, हम डिराइव्ड यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे नॉर्मल नॉर्मल से सवाल आ जाते हैं, हम कहेंगे अरे टाटा बाय बाय गुड बाय, है ना, आराम से हम निकाल सकते हैं, नथिंग टू वरी, इतनी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं। चलो अगला टॉपिक है, अब क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम, कौन सा सिस्टम, यूनिट का सिस्टम। पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 प्रकार के सिस्टम्स को यूज किया जा रहा है, कौन कौन से सिस्टम है बेटा, देखते हैं। सबसे पहला है एफपीएस सिस्टम। अरे ये एफपीएस वो वाला नहीं है कैमरे की, आईफोन का 60 एफपीएस, अरे वो एफपीएस अलग है बेटा, ये अलग होता है, ठीक है। एफपीएस सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर ध्यान समझना, ध्यान समझना, इसके अंदर हम मास को पता है किसमें कैलकुलेट करते हैं, पाउंड्स में कैलकुलेट करते हैं। हम लेंथ को फुट में कैलकुलेट करते हैं, बोलते हैं ना फुट, कितना फुट हो गया, कितना फुट नहीं हो गया, बोलते हैं ना। और टाइम को हम सेकंड्स के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। दूसरा आपका यूनिट आ जाता है, आपका सिस्टम आ जाता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या है, अरे सी यानी क्या, सी यानी बेटा वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, सी यानी सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है ना, सेंटीमीटर।
यानी यहां पर हम लेंथ को सेंटीमीटर में करेंगे, मास को ग्राम में करेंगे, और सेकंड तो सेम ही है। अगली चीज है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एमकेएस सिस्टम ही एसआई सिस्टम है। यानी देखो ये तो तीन बेसिक सिस्टम है, एक वो सिस्टम है ना जो कि स्टैंडर्ड जगहों पे यूज हो रहा है ना, स्टैंडर्डली यूज हो रहा है, तो वही है ये एमकेएस, वही है एमकेएस। यानी जो एमकेएस सिस्टम होता है इसी को ही हम यूज करते हैं एसआई के अंदर। ठीक है जी। इसके अंदर क्या है, लेंथ को अपन मीटर के अंदर काउंट करते हैं, है ना, मास को अपन किलोग्राम के अंदर करते हैं, और टाइम को अपन सेकंड के अंदर काउंट कर रहे होते हैं। क्या बताया, एमकेएस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ में? डन है, बहुत सही बहुत सही। तो ये तीन प्रकार के हमने क्या थे, ये हमें सिस्टम्स कुछ पढ़ने थे, मैंने आपको बता ही दिया एकदम डिटेल के अंदर। चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब बात करते हैं किसकी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट अगर तुम देखोगे तो वो एमकेएस सिस्टम से मिलता जुलता है। देख दिखाऊं, देख, लेंथ मीटर में, एमकेएस में क्या होता था, मीटर में लेंथ को काउंट करते थे, है ना, वेट किस में होता था, किलोग्राम में, देख लो भाई, टाइम किस में होता था, सेकंड में। ठीक है जी। यानी एमकेएस सिस्टम एसआई सिस्टम सेम सेम। बाकी चीजें तो मैंने तुम्हें बताई दी थी, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब अगला अपना टॉपिक आ जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अभी तक हमने जो पढ़ा इस पर अभी मैं न्यूमेरिकल दिखाऊंगा थोड़ी देर में, 5 मिनट के अंदर दिखाऊंगा, बट उससे पहले कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज अपन पढ़ लेते हैं। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, हमने सिस्टम देखा यूनिट का, 3 प्रकार के सिस्टम देख लिए, वो क्लियर हो गए ना। अब देखो, अब मैं आपको बढ़ाता हूं 2 प्रकार की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये वो क्वांटिटीज होती है बेटा जो कि बीच में है ना, जैसे वो नहीं होता तुम्हारे क्लास का वो लड़का जिनको टॉपर के साथ भी नहीं बैठना, बैक बेंचर के साथ भी नहीं बैठना, है ना, बीच में बैठेगा, नंबर भी पूरे नहीं लाने, मस्ती मजाक भी नहीं करना, है ना, ऐसे लड़कों को क्या बोलते हैं वो तुम्हें पता है। यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वो हैं जो कि डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज हैं। जो मैंने अभी आपको क्वांटिटीज बताई ना, 7 क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक डिराइव्ड क्वांटिटीज, उन दोनों में नहीं आते हैं। बोलते हैं ना मैं फंडामेंटल में जाऊंगा ना मैं डिराइव्ड में जाऊंगा, मेरा एक अलग कॉलम बनाओ, मैं हूं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज दैट आर नॉट कैटेगराइज्ड इन फंडामेंटल और डिराइव्ड, दोनों में नहीं होता पर इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? 2 प्रकार की क्वांटिटीज है, समझ लो। पहला है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। ये प्लेन एंगल तुमने पढ़ रखा है क्लास 10th के अंदर, वो भी मैथ्स के अंदर। मैं मैथ्स का टीचर बन जाता हूं, मैथ्स वालों की नौकरी खा लेता हूं। याद करो एक सर्कल बनाते थे, वाह यार टेढ़ा मेढ़ा सर्कल बना दिया, है ना, ये मान लो सेंटर है, ये मान लो सेंटर है, ठीक है, सेंटर से ये देखो तो एक एंगल बनाता था, एक एंगल बनाता था, याद आया, एक एंगल बनाता था। वो एंगल हम किस में निकालते थे बेटा, रेडियन में निकालते थे। किस में निकालते थे, रेडियन में निकालते थे, याद आ गया, रेडियन, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं। ये एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। रेडियस ये है, आर्क लेंथ ये है, ये फॉर्मूला होता है ना। और इसी को अपन बोलते हैं क्या, प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन एंगल। तो जो प्लेन एंगल है इसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। आगे जाके बहुत जगहों पे काम आएगा, इसलिए अभी याद कर लो, ठीक है। उसके अलावा इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है इसका रेडियन। रेडियन, बहुत बढ़िया बेटा। अगला देखो सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल भी सेम ही चीज है, एंगल ही है, पर अब यहां पर एक सर्कल नहीं है भैया, अब एक स्फीयर है। क्या है, इमेजिन करो, एक बार आंख बंद के इमेजिन करना बेटा, तुम्हारी इमेजिनेशन वैसे ही बहुत स्ट्रांग है। एक बार इमेजिन करना आंख बंद करके, एक स्फीयर आ गया है तुम्हारे सामने, इमेजिन करो, और सेंटर से एक एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है ना, इमेजिन कर पा रहे हो। तो वो जो एंगल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, एरिया ऑफ सरफेस। यानी वो कितना एरिया सरफेस का ले रहा है, सेंटर से गया, देखो सेंटर से 2 लाइनें गई, अब एक एरिया को वो कवर कर रहे होंगे, है ना, वो एरिया कितना है, डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है जी, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो 2 प्रकार के सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, प्लेन एंगल और आपका सॉलिड एंगल। इतना पता आपको होना ही चाहिए। चलिए जी, फॉर्मूला पता कर लोगे तो बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें से आपके पेपर के अंदर सवाल आएगा। भैया 11वीं का पेपर भी लीक कर दोगे क्या, आएगा, मतलब आएगा, बोल रहा हूं ना, आएगा तेरे पेपर के अंदर, मेनली स्कूल्स के अंदर आएगा। चलो भाई आते हैं, है ना। और बहुत लोग बोल रहे थे कि प्रशांत भैया तो 10वीं तक पढ़ाते हैं, 11वीं में कहां पढ़ाते हैं प्रशांत भैया। मूर्ख बालक, अभी तक समय नहीं था इसलिए नहीं पढ़ाया, ठीक है, वरना 11 12 बहुत साल पहले निकाल चुका हूं। तुम्हारा एग्जाम होता है आईआईटी जेई का, वो एग्जाम क्लियर कर चुका हूं, जेई मेन जेई एडवांस दोनों, ठीक है।
रैंक भी ला चुका हूं अच्छी। तो यानी पढ़ाने को तो मैं पढ़ा सकता हूं, पर अभी तक टाइम नहीं था, पर अब तुम्हारे लिए आया हूं और ऐसा पढ़ाऊंगा कि मजा आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या? कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, मैं आपको सिमिलरली बताता हूं। क्वेश्चन ये आएगा, मैं आपको बताता हूं, कन्वर्ट 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 3 मीटर इन सीजीएस सिस्टम। कन्वर्ट 3 मीटर इन सीजीएस सिस्टम। अच्छा, 3 मीटर जो है उसका यूनिट क्या है? मीटर। कन्वर्ट किस में करना है? सीजीएस। सीजीएस में क्या होता था? अरे लेंथ का यूनिट बताओ, सेंटीमीटर। कितना? सेंटीमीटर। अब डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना होता, स्कूल में सॉल्व करने का एक तरीका है। तरीका क्या है? ध्यान से देखना बेटा। ये क्या है? इसको अपन बोल सकते हैं N1 यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है? यूनिट, है ना। N1 U1 जो होंगे वो किसी भी सिस्टम में हो वो बराबर होते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है बट समझ लो आसान है ना। ये ऐसे ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, N2 क्या है और U2 क्या है? U2 है दूसरे टाइप का यूनिट, दूसरा यूनिट, और N2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। याद रखना N1 U1 N2 U2 के बराबर होंगे। अभी समझ नहीं आया, क्वेश्चन से समझोगे। यहां पर N1 क्या है? 3, यूनिट क्या है? मीटर। हमें निकालना क्या है? यहां पर हमें N2 निकालना है। हमें यूनिट गिवन है, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। क्या गिवन है? सेंटीमीटर। हमें यूनिट गिवन है ना। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूंगा। कैसे? 1 मीटर इक्वल्स टू, अरे बोल दो यार मेरे साथ फटाफट से, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर ये लिख दूंगा कि 3 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू N2 इंटू सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या आ गया फाइनली? N2 की जो वैल्यू आ गई आपकी वो आ गई 300। क्या आ गई? 300। क्या आ गई बेटा? 300। यानी नए सिस्टम के अंदर, यानी सीजीएस सिस्टम के अंदर अब जो मेरी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 300। क्या बात समझ में आई? हाँ, इसी ही तरीके से हमें सॉल्व करने होते हैं ये वाले सवाल। ये मैंडेटरी है, ये प्रोसेस मैंडेटरी है। याद रखना N1 U1 N2 U2 के बराबर होगा, यानी सिस्टम बदल जाए, पर N1 U1 दो चीजों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अभी एक बड़ी मैथ्स की एक बड़ी अनोखी चीज दिखाता हूं, थोड़ा कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा। देखो क्या है कंसंट्रेशन, देखो N1 यहां पर कम था, ठीक है, N1 यहां पर क्या था? कम था, और U1 यहां पर क्या था? ज्यादा था, क्योंकि मीटर में मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है। अब यहां पर क्या हुआ फाइनली कि यहां पर देखो N2 ज्यादा हो गया, क्योंकि U2 कम था, U2 कम था। समझे? समझे? यानी अगर यूनिट आपकी बड़ी होती जाएगी तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती जाएगी, और अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जाएगी तो आपकी यूनिट कम होती जाएगी। यानी इस क्वेश्चन से मैं आपको यह बताना चाहता था कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। और यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर, बहुत सारे पेपर्स के अंदर मैं डायरेक्टली दिखाता हूं, ऐसा सवाल आता है डायरेक्टली। क्या आएगा? देखो, a physical quantity is measured and its value is found to be nu. N is numerical value, u is the unit. Then which of the following relationship, ओहो रिलेशनशिप की बात कर दी भैया, शिट यार पुरानी याद है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं बेटा मजाक नहीं, अभी अभी सीरियस मोड पे पढ़ रहे हैं, मजाक नहीं, पढ़ाई कर। हाँ, क्या आएगा आंसर? अभी बताया क्या आएगा? डी आएगा। अब भी किसी ने अगर गलत लिखा, मैं किस चीज से मारूं तुम्हें? मैं अपना औजार कहाँ है मेरा? मैं अब देखो बेटा, मैं नए औजार रखने रखा हूं अपने साथ। मैं, अगर आप बच्चे गलत आंसर देते हैं तो मैं रखता हूं मेरा ये वाला औजार, ये वाला, और थोड़ा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा कर, ये नेल कटर औजार। डर के रहना मुझसे, थोड़ा सा डर के रहा करो मुझसे। चलो आ गया चलिए जी, कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, पर उसको करने से पहले आपको एक टेबल समझ आनी चाहिए। ये टेबल आपने कहीं ना कहीं छोटी क्लासेस में भी देखी होगी, नहीं देखी तो मैं बता देता हूं। देखो, अगर कहीं पर 1 गीगा लिखा है, जैसे नहीं लिखा होता 1 गीगा मीटर, इसका मतलब क्या है? गीगा का मतलब होता है बेटा 10⁹9, है ना। तो 1 गीगा मीटर का मतलब होगा 10⁹9 मीटर। सिमिलरली मेगा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, मेगा एम्पियर। मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁶। किलो का मतलब क्या होता है? 10⁻3। हेक्टो का मतलब होता है 10⁻2। डेका का मतलब होता है 10⁻1। डेसी, डेसी यानी हम बोलते हैं ना 1 डेसीमीटर, तो उसका मतलब होता है 10⁻⁻1। सेंटी हम बोलते हैं ना सेंटीमीटर, उसका क्या मतलब होता है? 10⁻⁻2। और मिली, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा माइक्रो, माइक्रो क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। जैसे अगर कोई बोलेगा 1 माइक्रोमीटर, तो तुम क्या लिखोगे?
10⁻⁻6 मीटर, और सिमिलरली नैनोमीटर, नैनो 10⁻⁻9। तो ये आपको बेसिक से पता होने चाहिए, कभी कभार इनसे कुछ रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, इसलिए ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। चलो कुछ सवाल देखते हैं फटाफट से। देखो भाई पहला सवाल करेंगे, क्या है, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू सीजीएस सिस्टम। देखो सीजीएस, यहां पर जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर के अंदर है, यहां पर कितने में होगा, सेंटीमीटर में होगा, बहुत बढ़िया। और यहां पर घंटे में है, यहां पर किस में होगा, सेकंड में होगा। अब मैं लिखने जा रहा हूं वही n1u1 इक्वल्स टू n2u2, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। अब देखो n1 कितना है, 72, u1 कितना है, किलोमीटर पर आवर, है ना जी, यही है, यही है। अब देखो n2 मुझे निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। यूनिट क्या है, यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि यहां पर किलोमीटर पर आवर है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड, यही लिखेंगे। हाँ, अब क्या करेंगे बेटा, वही तरीका, सिंपल तरीका, कि इस किलोमीटर और इस घंटों को कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर और सेकंड्स के अंदर। यानी एक बात बताना, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, है ना, और 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई हो गए, है ना। तो अब यहां पर मैं लिख देता हूं 72 इंटू, ये कितना आ गया, 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय, इन घंटों को डिवाइड करना है सेकंड के अंदर, किसके अंदर बेटा, सेकंड के अंदर। 1 घंटे में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, यानी ये हो जाएगा 60 इंटू 60, बहुत बढ़िया, है ना। n2, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड से यहां का सेंटीमीटर पर सेकंड कट जाएगा, तो n2 की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। इसको जरा एक बार सॉल्व कर लेना, है ना, इसको फटाफट से एक बार सॉल्व करके ट्रैक कर लेना कि आपका आंसर क्या आ रहा है ना। मैं ही आपको सॉल्व करा दूं क्या, इतना कर ही दिया है तो मैं ही आपको सॉल्व करा देता हूं। n2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2000। क्या n2 की वैल्यू 2000 आ रही है सबकी, एक बार चैट के अंदर बताएंगे, n2 की वैल्यू सबकी 2000 आ रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। चलो चलो चलो, ऐसे ही सवाल आते हैं बेटा, ऐसे ही सवाल आते हैं। चलो एक क्वेश्चन ये वाला मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप सॉल्व करोगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे एक चीज समझना, अब जहां हम पढ़ने वाले हैं, अब जहां हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों भैया, देखो आजकल की शादियों में, है ना, तुम पूछोगे इंपॉर्टेंस क्या है डायमेंशन फॉर्मूला की। देखो बेटा, आजकल की शादियों में मान लो तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई और तुम जा रहे हो ससुर जी के पास उसका हाथ मांगने के लिए, तो ससुर जी ये नहीं पूछते कितना कमाते हो, क्या करते हो, क्या ससुर जी पूछेंगे डायमेंशन फॉर्मूला आता है, तुम बोलोगे आता है, फिर वो पूछेंगे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, और अगर तुम नहीं निकाल पाए, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंस मत पूछना इसकी। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो। डायमेंशन होता क्या है, देखो बेसिकली ना कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम डायमेंशन सिंबल बोलते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे हम लेंथ का डायमेंशन सिंबल होता है ऐसा L, मास का M, टाइम का T, है ना। करंट का क्या सिंबल होता है, करंट के दो सिंबल होते हैं, या तो A या तो I, क्या, या तो A या तो ऐसा I, है ना, ये दोनों होते हैं। टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर का एक K होता है, मेनली इस K को यूज किया जाता है। अगला क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम मोल, या तो मोल लिखते हैं या तो हम ऐसे n लिखते हैं। और लास्ट है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी इसको हम CD लिखते हैं, मेनली क्या लिखते हैं बेटा, CD लिखते हैं, ये पूछा नहीं जाता, ये भी नहीं पूछे जाते, इन दोनों को हटा दो, ये आपको सारे पता होने चाहिए यहां तक, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर तक, ठीक है जी, क्लियर, ये आपको समझ आ गया। ये क्या है, इनके डायमेंशन सिंबल। डायमेंशन भैया होता क्या है, डेफिनेशन पढ़ो, 1 मिनट में समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल चीज है। देखो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड। यानी मान लो मुझे एरिया निकालना है, मान लो मुझे एरिया निकालना है, कैसे लिखूंगा मैं एरिया, सोचो एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू लेंथ, यानी लेंथ को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी मैं लिखूंगा L2, ऐसे लिखूंगा बेटा। क्यों, क्योंकि 2 बार मैंने L को, देखो ये डायमेंशन सिंबल है L का, 2 बार मल्टीप्लाई करा, स्क्वायर लगा दिया, कोई गलत तो नहीं करा कुछ। अच्छा मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, L क्यों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे हम बहुत सारी क्वांटिटीज के अब डायमेंशन फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, यानी हम निकालेंगे। ये डायमेंशन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में 101% फंसता ही फंसता है। देखते चलो, डायमेंशन फॉर्मूला निकालते चलेंगे। अब देखो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का ना एक फॉर्मेट है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तुम बोलोगे भैया एरिया का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो अपना L2 निकाल के आ रहा था, है ना, ऐसा तुमने बोल दिया, ऐसा तुमने बोल दिया। अच्छा जो 2 होता है ना, ये जो मैंने 2 यहां पर बाहर लगा दिया था, यहां पर 3 और 2, इसको अंदर ले आना, इसको कहां ले आना, ब्रैकेट के अंदर लिया।
ठीक है जी, चलो आओ। अब जैसे कि तुम बोल रहे हो, जैसे तुम बोलोगे कि भैया ये है डायमेंशन फॉर्मूला, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए ना हमें हमेशा 3 चीजें चाहिए होती हैं, मास, लेंथ और टाइम। क्या इसके पास मास है? क्या इसके पास लेंथ है? क्या टाइम है? कैसे लिखूंगा? देखना बेटा, m की पावर 0, क्योंकि मास है ही नहीं ना, किसी की भी पावर 0 कर देते तो टाटा बाय बाय गुड बाय, है ना, गुड बाय। लेंथ की पावर 2 और टाइम की पावर भी 0। क्यों? क्योंकि टाइम भी नहीं है, टाइम भी नहीं है ना, बहुत सिंपल है ना, टाइम है ही नहीं, तो 0 2 0। बहुत बढ़िया। यानी ऐसे समझो, ऐसे समझो कि ये थोड़ी इज्जत देने वाली बात है ना। लिख तो मैं ऐसे भी सकता था, पर मैंने सोचा थोड़ी इज्जत तो दे दो भैया को, तो मैं कैसे लिख रहा हूं, 0 2 0। आया समझ में? आया समझ में? जल्दी बताओ, एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आ जाओ। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है बेटा? सबसे पहले कोई भी सवाल आए तो तुम्हारे दिमाग में उसका डिराइव्ड यूनिट आना चाहिए। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यानी ऊपर है लेंथ, नीचे है सेकंड, ऊपर है लेंथ, नीचे है सेकंड, ऊपर है लेंथ, नीचे है सेकंड, है ना, ऊपर नीचे क्या है? लेंथ, नीचे सेकंड। अब ध्यान से समझना, मीटर क्या है? लेंथ, तो मैं लिख दूंगा L, पर टाइम नीचे था, तो टाइम को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? टाइम की पावर -1 हो जाएगी। तो लेंथ की पावर तो 1 ही है, पर टाइम की पावर -1 हो जाएगी। क्या ये आएगा फंडामेंटल यूनिट? यस या नो बोलो। आया? चमका? समझ आया? अरे मूर्ख बालक, कितना सिंपल था, टाइम को ऊपर ले गया, -1, बेसिक मैथ। चलो एक्सेलरेशन निकालते हैं। पहले डिराइव्ड यूनिट लिख दो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब देखो नीचे क्या है? सेकंड स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा? देखो LT-2, LT-2। अभी ना हमने इनको इज्जत नहीं दी है, इज्जत कब देंगे? जब इन सबके साथ मास को 0 लगा देंगे। यानी अगर मैं इसको इज्जत देना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? M0 L1 T की पावर -1। ये हो गई इज्जत। इज्जत देनी पड़ती है तो लगाना पड़ता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का सबको समझ आ गया। अच्छा अब बताओ फोर्स का क्या होगा? फोर्स निकाल के बताओ, फोर्स क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और उसका डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? हमने अभी बताया, क्या होता है? केजी, केजी बोलो, याद है या नहीं है? हाँ, केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं, यहां पर मास भी है, यहां पर लेंथ भी है, पर यहां पर जो टाइम है वो रेसिप्रोकल ऊपर आएगा और -2 हो जाएगा, तो टी की पावर -2। एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ याद रखो ना रखो, फोर्स का ये जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। कैसे याद होगा? मेरे साथ दोहराएंगे बेटा, 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1, हो गया ना याद? बस -2 होता है, ये याद रख। ठीक है, ऐसे अगर तुमने फोर्स का याद कर लिया ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, किसी और का याद मत करो, बस फोर्स का याद कर लो। सारे डायमेंशन फॉर्मूले तुम खुद डिराइव कर सकते हो, बस फोर्स का याद कर लो। आगे बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास का ले लो, क्या मास का ले लो बोलो, मास का m आ गया। वेलोसिटी क्या होती है? अभी वेलोसिटी का डायमेंशन पढ़ा था, LT-। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? M1 L1 T की पावर -1। सिंपल, खुद से करो। पावर करते हैं। पावर क्या होता है बेटा? एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है? एनर्जी पर। चलो पावर को करने से पहले आप ऐसा करो, मुझे वर्क डन का निकाल के दिखाओ। सबसे पहले वर्क डन का सॉल्व करो। चलो वर्क डन का सॉल्व करो। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो मैंने क्या बोला, बस फोर्स का याद कर लेना। फोर्स क्या होता है? 1 1 2 1 1 2 -2 होता है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एल, बस, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? क्या आ गया? L2 T की पावर -2। ठीक है बेटा, बेटा ये L लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। कभी तुम याद ही ना हो तुम्हें फॉर्मूला। वर्क डन क्या होता है? F इंटू एस। एस यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ। आ रहा है? हाँ, दुल्ली दुल्ली याद हो में आ रहा है, कोई बात नहीं। चलो बहुत बढ़िया, ये आ गया किसका? वर्क डन का। अब मान लो मुझे एनर्जी का निकालना है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी वर्क डन बराबर, यानी यही होगा एनर्जी का। अब आया समझ में? एनर्जी और वर्क डन बराबर होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी का जो है वर्क डन का। अब पावर का निकालो। पावर क्या होती है? पावर होती है एनर्जी बाय टाइम, है ना? तो एनर्जी का तो तुम्हें पता ही है, बस इसको क्या करो, एक टाइम से डिवाइड कर लो, यानी ऊपर चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा? M1 L2 T की पावर -3। आया नहीं आया समझ में? जल्दी बताओ, क्या ये चीज क्लियर है? आ गया समझ में? बहुत सही, है ना? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अब हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। जैसे कि यहां पर मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर लेता हूं, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है आपका फोर्स बाय एरिया। जैसे प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो इसका डायमेंशन लिखो। मैंने क्या बोला? बस फोर्स का याद कर लो। फोर्स का याद करके क्या कर लोगे? बोलो भाई 1 1 2।
अरे बोल दो यार, 112 बस -2 याद रखना, डिवाइड बाय एरिया, एरिया क्या होता है L स्क्वायर, है ना। चलो इसको ऊपर ले जाओ, किसी चीज को ऊपर ले जाएंगे माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो फाइनली क्या होगा m1 L की पावर -1 T की पावर -2। अब ये मत पूछना है -1 कैसे आया, जब ये ऊपर जाएगा मूर्खो तो ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे +1 है, -2 +1 -1। अब बेसिक मैथ कराऊं मैं बेसिक मैथ भी मैं ही करा लूं, मैथ का टीचर भी बन जाऊं, फिजिक्स का टीचर, सबके बन जाऊं मैं, है ना। चलो चलो अब कुछ कुछ के तुम खुद डिराइव करके मुझे बताओगे। स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। अब देखो एक चीज समझ लो बेटा, मुझे पता है तुम्हें कभी कभार चीजें मुश्किल लग रही होंगी, कभी कभार चीजें हार्ड लग रही होंगी। पता है एक एवरेज एक टॉपर को कौन अलग करता है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है खुद के अंदर होना चाहिए। दुनिया बोल रही है कि तुम 4 फीट छलांग लगा पाओगे, दुनिया को बोला मैं तो 8 फीट छलांग लगा कर दिखा सकता हूं। तुम्हें पता है तुम नहीं कर सकते, बट वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं बता रहा हूं ये कॉन्फिडेंस तुम्हें जिताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। कभी लगे ना कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, कॉन्फिडेंस रखो, नहीं कर लेंगे कर लेंगे, वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो उसी कॉन्फिडेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², है ना। अब ये फॉर्मूला तुम्हें पता है, पर तुम्हें एनर्जी का डायमेंशन ऑलरेडी पता है। एनर्जी का डायमेंशन वही होगा जो कि वर्क का डायमेंशन होगा। किसका, वर्क का, जो कि होगा वर्क का। तो तुम्हें डायमेंशन पता है, पर अब हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे, देखो निकालते कैसे। इस कांस्टेंट को तो इग्नोर करो, हमें mv² पे फोकस लगाना है। m क्या होता है बेटा, m होता है मास, है ना, इनटू वेलोसिटी का क्या होता था बेटा फॉर्मूला, याद करो एक बार, वेलोसिटी का होता था LT-, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, इसको क्लोज कर दो, है ना। जब स्क्वायर लगा दिया तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हटाओ, यहां पर 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा -2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा m1 L2 T की पावर -2। आ गया। एनर्जी का डायमेंशन सेम ही होगा, चाहे काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, जो भी हो। वर्क डन का भी सेम है, वर्क डन का भी क्या है बेटा, सेम है। चलो डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास क्या होता है बेटा m, वॉल्यूम क्या होता है L3, क्या होता है L3, है ना। अब क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे, यहां पर टाइम है ही नहीं तो टाइम हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है ना, क्या बात है। अब तुम सीख गए हो, शेर बन गए हो, शेर। ठीक है, अब अगली चीज है इंपल्स। इंपल्स क्या होता है अभी समझने की जरूरत नहीं है ना, बाद में समझोगे। बट इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का क्या सबको याद है, फोर्स क्या होता था, 1 1 -2, 1 1 -2। बहुत बढ़िया, बस टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। अब दिमाग में कर लो खुद से, 1 1 और टाइम जो है वो -2, यहां पर एक टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा। क्या चीज समझ में आई सबको, क्या चीज समझ में आई सबको, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार, क्या बात है यार। ये जो एनर्जी है ना, ये मुझे बहुत मोटिवेट करती है। चलो और क्वेश्चन भी करेंगे, अभी टेंशन मत लो। आ जाओ स्ट्रेस का देखते हैं। कौन सी स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला तुम 2 मिनट में याद कर लोगे। तुम्हें प्रेशर का फॉर्मूला याद है, प्रेशर क्या होता था, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस का भी वही होता है, याद कैसे करोगे। एग्जाम में तुम्हें स्ट्रेस होती है या तो तुम्हें प्रेशर फील होता है, दोनों एक ही दबा आते हैं, एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम की स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला वही होगा जो कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है, और प्रेशर का हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं ना डायमेंशन फॉर्मूला। बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं स्ट्रेन। अब स्ट्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, स्ट्रेन का एक फॉर्मूला होता है, ये अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आगे काम आएंगे। इन फॉर्मूले का मतलब मत समझो, बस फॉर्मूले याद कर लो। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अच्छा ये बताओ, अगर लेंथ में चेंज आ गया तब भी उसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर ही रहेगा, और यहां पर लेंथ है उसका यूनिट भी मीटर ही होगा, यानी मीटर से मीटर कट जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो स्ट्रेन है इसके डायमेंशन क्या होंगे, 0। और इन्हीं क्वांटिटीज को अपन बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। इसका मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, कैसे लिखूंगा, m0 L0 T0, और ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बहुत बार सवाल आ चुका है इस पे, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है या नहीं है क्वांटिटी। चलो अगला है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कुछ नहीं होता, फॉर्मूला याद कर लो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, स्ट्रेन को तो भूल जाओ, इसको टाटा बाय बाय गुड बाय कर दो। हमें स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है, स्ट्रेस क्या है, प्रेशर फोर्स बाय एरिया, यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी वही होगा जो कि प्रेशर का है, जो कि स्ट्रेस का है। बहुत सही, अगला आ जाओ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार मार्क कर लो, समझना है, बार बार पूछा जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू G m1 m2। ये आपने पढ़ा होगा, ये आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था। 9th में तो मुझे पता है तुमने पढ़ाई नहीं करी, पर फॉर्मूला तो याद है मूर्ख बालक। हाँ याद है। चल अब मुझे ना इसका निकालना है, कैसे निकालूंगा, पहले मैं फोर्स का डायमेंशन लिख लेता हूं।
1 1 -2, बहुत सिंपल है ना। जी मुझे निकालना है, m इंटू एम कितना हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या है, लेंथ ही तो है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं l स्क्वायर। अब मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले जाऊंगा और इसको नीचे डिवाइड में ले जाऊंगा, है ना। इसको जब मैं मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा m1 l3 t की पावर -2 डिवाइड बाय m की पावर -2। ये आ गई आपकी g की वैल्यू। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर लो भैया, क्या करना है, इसको ऊपर ले जाओ, माइनस में आ जाएगा, तो फाइनल आ जाएगा m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। ये आ गया आपका फाइनल क्या, बहुत सही, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m की पावर -1, l की पावर क्या आ गई थी, l की पावर अपनी आ गई थी, एक मिनट, सही था ना, हाँ, l की पावर अपनी आ गई थी 3, t की पावर -2। अब चमका ना, अब आया ना मजा, बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर देखो, जितने क्वेश्चन करो ना बेटा, जितने क्वेश्चन करो उतने कम। जैसे कि एक फॉर्मूला होता है आपका क्या, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ। अब तुम्हें फोर्स क्या याद है, 1 1 -2, लेंथ क्या है, डिवाइड बाय एल, खुद कर लोगे, खुद कर लोगे, सारे क्वेश्चन मेरे कराने के नहीं है। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की देखता हूं, और ये जो सवाल है ना, ये पेपर में बार बार आता है और बच्चे गलत करते हैं, जो कि है प्लैंक कांस्टेंट। अब लोगों को पता ही नहीं प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है। फॉर्मूला समझना बेटा, एक फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट, ये है H, और ये जो तुम देख पा रहे हो ना, ये पता क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, 9th क्लास साउंड चैप्टर में पढ़ा था फ्रीक्वेंसी। अब देखना बेटा, E इक्वल्स टू H न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है। अगर मुझे इसका डायमेंशन निकालना है तो मुझे इसको इधर ले जाना पड़ेगा, यानी H इक्वल्स टू E बाय। अच्छा अब ये बताओ, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता था, तुम्हें याद है, नहीं है याद, फोर्स का तो याद है। अच्छा वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम, हाँ भैया। फोर्स का मुझे याद है, क्या मैं वर्क निकाल सकता हूं, कैसे, वर्क क्या होता था, याद कर, वर्क होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी मैं क्या करूंगा, m1, फोर्स क्या होता था, m1 l1 -2, अब यहां पर एक l मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये आ गया वर्क का। अब क्या है, वर्क का ही होगा जो कि एनर्जी का होगा, पर दिक्कत यह है फ्रीक्वेंसी का क्या होता है डायमेंशन। देखो यार, फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता था, 9th में अगर नहीं पढ़ा है तो अब याद कर लो, फ्रीक्वेंसी की होती थी 1 बाय टाइम पीरियड के बराबर, किसके, 1 बाय टाइम पीरियड, यानी फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा t की पावर -1। ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, जिसने नहीं पढ़ा याद कर लो, ठीक है जी। अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है, h की वैल्यू निकालनी है, E अपने पास है ही, E क्या है, 1 l2 t की पावर -2 डिवाइड बाय t की पावर -1। अब क्या करोगे बेटा, अब क्या करोगे, आप इसको ऊपर ले जाओगे तो -1 पॉजिटिव में बदल जाएगा, हाँ, ऊपर -2, नीचे से आया +1, कितना हो गया, कट कट हो गया ना, कट कट, कट कट हो गया, बहुत सही, बहुत सही यार, बहुत बढ़िया। कितना आ गया, अरे +1 कर दे मूर्ख बालक, बहुत बढ़िया। ये आ गया आपका प्लैंक कांस्टेंट, ये आ गया आपका प्लैंक कांस्टेंट। क्या है, बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बहुत सही। अगला देखते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। अब समझना बेटा, ये भी एक फॉर्मूला है, मैं आपको, आपने भी पढ़ा नहीं होगा, PV इक्वल्स टू nRT। हमें इस R का निकालना है, किसका निकालना है, इस R का निकालना है, ठीक है बेटा, इस R का निकालना है। अब समझने की यहां पर कोशिश करना, ये P क्या है, ये है प्रेशर, ये V क्या है, वॉल्यूम, ये N क्या है, N कुछ नहीं होता, N कांस्टेंट है। डायमेंशन फॉर्मूला निकालते समय कांस्टेंट को हम भूल जाते हैं। और ये T क्या है, टेम्परेचर। तो लिखो भाई, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, याद होना चाहिए, प्रेशर क्या होता, फिर भूल गया तू, क्या भाई, फोर्स बाय एरिया, फोर्स का तो तुझे याद है, तो निकाल ले, और नहीं तो पन्ने पलट ले, क्या कर ले, पन्ने पलट ले, ठीक है जी, पन्ने पलट लिया करो, अभी लिखे थे ना यार, इतनी गलती मत करो, थोड़ा थोड़ा तो बख्श दो यार मेरे को, है यार, इतनी इतनी ज्यादा गलतियां, ठीक है जी। चलो, वॉल्यूम का क्या होगा बताओ, L3, यही होगा, है ना। इसकी वैल्यू किसके बराबर बता रहे हैं, R, जो कि हमें निकालना है, R का हमें निकालना है। और ये T क्या है बेटा, बताओ, टाइम नहीं है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैसे लिखते थे, K, शुरू में बताया था, ठीक है जी। तो अब इस K को यहां पर ले आओ, तो ये फाइनल आ जाएगा आपका m1 L की पावर 2 T की पावर -2 और K की पावर भी -1। ये आ गया आपका क्या, इसका डायमेंशन फॉर्मूला। समझे, नहीं समझे, एक बार फिर देख, थोड़ा सा बैक कर ले वीडियो को और फिर समझ। समझे क्या निकाला हमने, R निकाला, PV इक्वल्स टू nRT से। चलो, ये फॉर्मूले के पीछे मत भागो, है ना, फॉर्मूले के पीछे भागोगे ना तो जीवन आपका खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, खराब हो जाएगा। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन तो आप ये बता ही दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, कौन सी है बताओ, प्रेशर है,
स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता था, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ। हाँ भैया स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस है, यानी बी ऑप्शन है। चलो अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्या है, फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, फाइंड द डायमेंशन ऑफ F। यानी आपको इस फॉर्मूले की मदद से डायमेंशन निकालने हैं। भैया डायमेंशन तो हमें याद है, अरे मुझे पता है तुझे याद है फोर्स के, पर इस फॉर्मूले से निकालना। जैसे मास का डायमेंशन पता है, वेलोसिटी का पता है, आर क्या है रेडियस, रेडियस क्या होती है लेंथ, निकालो। ये आपका होमवर्क है, खुद से सॉल्व कर लो। चलिए जी अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। चलो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज पढ़ते हैं, पर उससे पहले ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किया करो, होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व किया करो, वरना मेरी लाइन याद रखना। लाइन क्या है, आलू में आलू, आलू में आलू, फ्रिज में मिठाई। नहीं करोगे क्वेश्चन और नहीं करोगे पढ़ाई तो होगी पिटाई। ठीक है ठीक है। तो बहुत मैं कैमरे में घुस के मार सकता हूँ बेटा, मेरे को तुम्हें लग रहा है ऑनलाइन हूं तो तुम मतलब हंसी मजाक में ले रहे हो, हैं मजाक कर रहे हो मेरे साथ। चलो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज ऑलरेडी बता चुका हूं, वो क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन 0 होता है, m0 l0 t0 ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आपको कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज याद रखनी पड़ेंगी, है ना। कभी कभार कोई चलते फिरते पूछ ले, क्या पता भाई, है ना, तुमसे तुम्हारे ससुर जी पूछ ले, क्या पता भाई, हो तो कुछ भी सकता है ना दोस्तों। चलो देखो, जैसे सबसे पहला स्ट्रेन तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, अगला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बेटा, तुमने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय इन दैट मीडियम। तो दोनों स्पीड ही होती है, स्पीड से स्पीड कट जाता है ना बेटा। तो ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस। अगला है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, पर ये भी डायमेंशनलेस होता है। अगला रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है वो भी समझने की जरूरत नहीं है, पर ये भी डायमेंशनलेस होता है, इतना तुम्हें याद रखना है। उसके अलावा कुछ क्वांटिटीज जैसे कि पाई, पाई होता है ना, पाई पढ़ा है ना, पाई है ना, ये जो पाई होता है ये भी डायमेंशनलेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, है ना। उसके अलावा कुछ नंबर्स जो कि तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जैसे कि एक नंबर होता है एवोगाद्रो नंबर। क्या होता है एवोगाद्रो नंबर, जो कि होता है 6.022 × 10⁻23। ये पूरा जो नंबर है ये भी डायमेंशनलेस है। तो ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि डायमेंशनलेस है, इतना आपको याद रखना है, मतलब रखना है बेटा। अब बढ़ जाते हैं आगे फटाफट से। चलिए भाई अब आ रहा है एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि आपका क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझना। क्यों, क्योंकि यहां से सवाल तेरे पेपर के अंदर बिल्कुल बन सकता है। यार देख, पहला चैप्टर है, थोड़ी एक्साइटमेंट दिखा, सारे क्वेश्चन बना ले, जितनी किताबें सबके क्वेश्चन निपटा देगा तू। देख प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है, एक एग्जांपल समझाता हूं। मान ले मैं तुझे एक होमवर्क देता हूं कि राहुल बेटा 10 kg + 10 kg कितना होता है। क्या बोलोगे तुम बोलोगे भैया मूर्ख हो गए क्या, बच्चों वाले सवाल करा रहे हो, सबको पता है 20 kg, है ना। पर पहले तो मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा कि मुझे कैसे मूर्ख बोला, और फिर मैं तुझसे सवाल पूछूंगा, अब ये बता 10 kg + 10 सेंटीमीटर कितना होता है, बता। अब किसी ने अगर 20 लिख दिया, अब किसी ने अगर 20 लिख दिया तो डंबल ला दूंगा वापस से, है ना। बताओ, अरे भैया ऐड ही नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते ना ऐड, क्यों, क्योंकि इनके यूनिट सेम नहीं है ना भैया। यानी क्या मैं बोल सकता हूं कि उन्हीं चीजों को मैं ऐड कर सकता हूं जिनका यूनिट सेम होता है। हाँ, क्या ये चीज सब्ट्रैक्शन में भी अलाउड है, बिल्कुल। अरे ये बताओ, क्या तुम 10 किलो में से 10 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना। क्यों, क्योंकि यहां पर भी यूनिट अलग है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, वी कैन ओनली सब्ट्रैक्ट एंड ऐड इन सेम यूनिट, बिल्कुल यही होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ अ डायमेंशन स्टेट्स दैट an equation is dimensionally correct only if the dimension of each terms on the both side are equationally same। समझाता हूं, कंफ्यूज मत हो। पहले तो ये जो वर्डिंग्स है ना उनको याद कर लेना, क्योंकि पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है। मतलब क्या बोल रहा है, मान लो मैंने किसी चीज को ऐड करा, 10 kg + 10 kg कितना आ गया, 20 kg। अब इस इक्वेशन के अंदर तीनों चीजों के यूनिट सेम होने चाहिए, यानी ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 10 kg + 10 kg = 20 सेंटीमीटर, नहीं लिख सकता, यूनिट सेम होने चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है अगर आप एडिशन करोगे सब्ट्रैक्शन करोगे यूनिट आपके सेम होने चाहिए। अब मान लो एक इक्वेशन है, a + b = c। ए के जो डायमेंशन होंगे, देखो यूनिट ही तो डायमेंशन है, समझे ना, मैंने क्या बताया, यूनिट सेम होंगे। यूनिट क्या है, डायमेंशन ही बोल सकते हैं अपन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा, और इन दोनों का डायमेंशन इसके भी बराबर होगा। बोल सकता हूं ना, इन तीनों के डायमेंशन सेम होंगे, हाँ या ना, हाँ या ना बेटा, बिल्कुल बोल सकता हूं।
अब आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। कुछ एग्जाम्पल है अपने पास, जैसे कि एक इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी क्लास 9th के अंदर, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या सबने पढ़ी थी? हाँ ये पढ़ी थी। क्या इस इक्वेशन से मैं ये बोल सकता हूं कि इसका जो डायमेंशन होगा वो इसके डायमेंशन के बराबर होगा और वही इसके भी डायमेंशन के बराबर होगा? तुम बोलोगे बिल्कुल होगा। चलो प्रूव कर देते हैं। कैसे? वेलोसिटी लिखो डायमेंशन। अरे मूर्ख बालक, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी डायमेंशन सेम ही होगा, एल टी माइनस। पर एक्सेलरेशन इनटू टाइम, इसका डायमेंशन लिखो। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस टू। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे? इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? टाइम से। किससे? हम टाइम से। जब मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आएगा क्या? एल टी माइनस वन, जो कि बराबर है इन दोनों के। यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रूव हो गई कि हाँ ये तो डायमेंशनली करेक्ट है। क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। तो ऐसे सवाल आ जाते हैं, आपको कोई ऐसी इक्वेशन दे देगा और बोलेगा प्रूव दैट इट इज डायमेंशनली करेक्ट, तो तुम क्या करोगे? इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे, वो इसके बराबर करोगे और फिर वो इसके बराबर करोगे। सिंपल। कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्लैरिटी मिलेगी और मजबूत हो पाएंगे अपन। चलिए जी, कुछ सवाल लगाया जाए बेटा, क्या कह रहे हो? आ जाओ सवाल लगाते हैं। क्या है? यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको चेक करके बताना है क्या ये इक्वेशंस करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशन में से आपको करेक्ट दिखाई दे रही है, जल्दी से एक बार चेक करके बताएंगे। चेक करके बताएंगे। जैसे कि मैंने इसको चेक कर लेता हूं मैं, है ना, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन ये बता रही है कि जो s का डायमेंशन होगा वो इसके बराबर होगा और वही इसके बराबर होगा, ये बता रही है ना? तो चलो भाई, s का डायमेंशन तो होता है l, सिर्फ l। डिस्प्लेसमेंट सिंपल l ना भाई, m0 t0, भूल जाओ। u इंटू टी कितना होता है? अच्छा, u होता है l1 और t की पावर -1, है ना, और t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यानी यहां पर भी क्या हो जाएगा? t 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या आ गया? l के बराबर आ गया। बहुत बढ़िया। अब इसको देखते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। देखो जो कांस्टेंट होता है भूल जाओ, जैसे वो तुम्हें भूल गई थी बेटा वैसे ही कांस्टेंट को भी तुम भूल जाया करो, है ना, उसी तरीके से जैसे वो भूल गई थी। ठीक है, चलो ए टी स्क्वायर। अब देखो एक्सेलरेशन का यूनिट तुम्हें पता है जो कि होता है, बोलो, बहुत बढ़िया। अब यहां पर टी स्क्वायर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी यहां पर भी क्या आ गया? एल आ गया, यानी ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो ऐसे आपको डायमेंशनल करेक्टनेस बाकी क्वेश्चंस की चेक करनी होती है। ऐसे आप क्वेश्चन है, इसकी भी आप ऐसे चेक करोगे, इसकी ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, इनको आप चेक कर सकते हो खुद से। सेम टाइप के ज्यादा क्वेश्चन करने का कोई सेंस नहीं है। हम बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये। चलो भाई, 1 करोड़ रुपए के लिए सवाल आ गया बेटा, फटाफट से सॉल्व करके बताओ। चलो जल्दी से, कर पाए कोई सॉल्व? अच्छा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि 11th क्लास 10th से कभी कभार कितनी अलग हो जाती है ना? इसी वजह से मैं बोलता हूं, एक बात याद रखना, 10th की मार्कशीट और 10th का प्यार कभी जिंदगी में काम नहीं आता। ठीक है, दोनों की वैल्यू 0 होती है, समझना बात को? हाँ बहुत बढ़िया। अब तुम 11th में आ गए ना, अब तुम्हें सच्चाई पता चली होगी जीवन की। चलिए देखते हैं। लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच, है ना? क्या बोल रहा है? चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। देखो कांस्टेंट को तो भूल जाओ, m और v स्क्वायर है ना? v स्क्वायर क्या है? एल टी माइनस वन। इसका मैं क्या करूं? इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए किसके? एम जी एच। m क्या है? मास। अच्छा, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सेलरेशन होगा वही तो g होगा, यानी L2 माइनस टू, है ना, LT माइनस टू। और h क्या है? हाइट। हाइट यानी लेंथ। चलिए जी, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका क्या? m1 L की पावर 2 t की पावर -2। क्या ये बराबर आएगा? देखते हैं। यहां पर आ गया m की पावर 1, मल्टीप्लीकेशन हो गया l की पावर 2 और t की पावर -2। क्या है? दोनों चीजें बराबर आ गई बेटा? बिल्कुल आ गई। इसका ये मतलब है डायमेंशनली करेक्ट है। समझ गए ना? कुछ नया तो नहीं है। डायमेंशनली करेक्ट ऐसे ही चेक करते हैं बेटा अपन, और कुछ इसमें नया नहीं होता। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ये बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, ध्यान से देखना इसको। क्या बोल रहा है? इफ x इक्वल्स टू, ओहो x की बात है फिर आ गई, x इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर। क्या बोल रहा है? x इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर, है ना, जिसमें x जो है वो तो डिस्टेंस है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, जो t है वो टाइम है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो ये बोल रहा है कि तुम यूनिट बताओ किसके? देन द यूनिट ऑफ b। तुम b का क्या करो? यूनिट बताओ। अब समझना, इसका जो डायमेंशन होगा वो इसके डायमेंशन के बराबर होगा और वही इसके डायमेंशन के बराबर होगा। अच्छा, ये क्या है? डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस का क्या होता है, अरे बोल दो यार, क्या होता है, यही होता है। क्या ये बराबर होगा ए जो हमें निकालना है इनटू ये क्या है टी क्या है, टाइम, बहुत बढ़िया। और यही बराबर होगा किसके, बी जो कि हमें निकालना है इनटू यहां पर क्या है टी स्क्वायर। बताओ जी क्या तीनों चीजें बराबर होंगी, जल्दी देखकर बताओ क्या तीनों चीजें हमारी बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी भैया, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं। ठीक है, अब दोनों के निकालते हैं, ए और बी दोनों के डायमेंशन निकालेंगे। देखो सबसे पहले इस टी को यहां पर ले जाओ, तो ए का जो डायमेंशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एल टी माइनस वन, ये तो ए का आ गया। अच्छा बी का क्या आएगा, देखते हैं बेटा, बी किसके बराबर है, एल के बराबर है, तो इस टी को यहां पर ले आओ, तो बी का जो डायमेंशन आ जाएगा वो देखना कितना आएगा, एल टी की पावर माइनस टू, ये डायमेंशन है। अब इसका यूनिट बताओ, एल क्या है, लेंथ, लेंथ किस में काउंट होती है, मीटर या किलोमीटर, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, यहां पर हमें किलोमीटर दे रखा है, मैंने कहा ठीक है। और ये क्या है, टाइम का स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हम ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो बी का आपका आंसर आ गया है ना, तो डायमेंशन निकालने से यूनिट भी क्लियर हो जाता है। ओके जी, ओके जी, ओके जी, क्या ये समझ में आ रहा है मूर्ख वालों को, ऐसा तो नहीं दिमाग के ऊपर से करके जा रहे हैं। इसका एक क्वेश्चन तुम खुद ट्राई भी कर सकते हो, है ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है इसके तो वैसे, पर इतने इनफ है, इससे ऊपर सवाल नहीं आते पेपर के अंदर। चल अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि इस चैप्टर का सबसे टफ टॉपिक माना जाता है। पर व्हाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर, मैं हूं ना यार, मैं देख लूंगा। देख टफ टॉपिक का नाम क्या है, टफ टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अभी तक जब हम कर रहे थे इस प्रोसेस को अपन डायमेंशन एनालिसिस बोलते हैं, कि हम दोनों तरफ डायमेंशन चेक करते हैं, है ना। इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जिसमें बहुत टफ सवाल आते हैं, करा दूंगा। उसका नाम है डिराइविंग फॉर्मूला, यानी हम किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। हाँ सही में, हाँ कर सकते हैं, पूरा फॉर्मूला नहीं बट हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे, एग्जांपल लेते हैं भैया। एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन में जैसे गिवन होगा, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालो, पेंडुलम में से लटक लटक लटक, हाँ पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालो। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो टाइम पीरियड है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। देखो बेटा, हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड गिवन डिपेंड्स अपॉन टू थिंग। पहली चीज क्या है, लेंथ, कितना लंबी लेंथ है। दूसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं, थोड़ा टफ होगा पर मजा आ जाएगा। देखो करना क्या है, हमें पता है टाइम पीरियड जो है वो किन दो चीजों से रिलेटेड है, जी और एल। पर हमें ये नहीं पता कि जी की पावर क्या होगी, एल की पावर क्या होगी, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अपन क्या बोलते हैं, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर एक्स मान लिया और जी की पावर मैंने वाई मान ली। पावर मान ली ना मैंने ऊपर, ये अज्यूम करना रहता है। क्या करना होता है, अज्यूम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। मैंने अज्यूम कर लिया क्योंकि मुझे नहीं पता, एक्स 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, वाई भी 1 2 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब इस कांस्टेंट को हटाने के लिए मैं यहां पर एक, ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैं कांस्टेंट लगा लेता हूं। क्या आ गया, एल की पावर एक्स और जी की पावर वाई, है ना। अब ये कांस्टेंट है बेटा, अब मैं क्या करूंगा, डायमेंशन एनालिसिस करूंगा। डायमेंशन एनालिसिस क्या कहता है, इसका जो डायमेंशन है वो बराबर होगा इनके डायमेंशन के, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे कि तुम्हारी वैल्यू भी नहीं है, उसके जीवन में, मेरे जीवन में तो है ना, मेरे लिए तुम प्यारे लोग। ठीक है, तो टाइम का आ गया टी, है ना, इसको भूल जाओ। अच्छा ये बताओ एल क्या होता है, लेंथ, है ना, एल लिख देता हूं, इसकी पावर में एक्स लगा देता हूं, है ना। अगला देखो जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, एल टी माइनस टू, और इसकी पावर क्या है, पावर है वाई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखते चलना बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एल की पावर एक्स और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ये एल की पावर वाई और टी की पावर माइनस टू वाई। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को क्या करूंगा बेटा, देखो ध्यान से, अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, मैं करने वाला हूं मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करने वाला हूं बेटा मैं, अब मैं करने वाला हूं मल्टीप्लाई। अब देखना बेटा, टी जो आएगा, टी जो आएगा वो क्या आएगा, एल की पावर एक्स प्लस वाई। देखो ना ऐड हो गए ना, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है ना। ये आ गया एल और टी की पावर क्या आ गई, माइनस टू वाई। ठीक है जी, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डायमेंशनली बेटा चेक कर लूंगा। क्या कर लूंगा, देखो डायमेंशनली मैं क्या करूंगा, मैं चेक कर लूंगा। कैसे, यहां पर जो डायमेंशन है वो इन डायमेंशन के बराबर होना चाहिए था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ रहा हूं बात को, बट फोकस रखना, बस फोकस रखना। यहां पे जो डायमेंशन है वो इसके बराबर होगा। कैसे पता भैया, देखो यहां पर t की वैल्यू क्या है, माइनस टू वाई, और यहां पर क्या है 1। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, देखना बेटा, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, t की पावर माइनस टू वाई थी
और वहां पर क्या थी, टी की पावर 1 थी। क्या ये दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं -2y इक्वल्स टू 1? हाँ लिख सकता हूं, देखो ना पावर दोनों की बराबर है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं। तो y की वैल्यू आ गई -1/2। क्या y की वैल्यू ये आ गई, आ गई। अब x की वैल्यू कैसे निकालें? तो यहां पर ध्यान से देखना, l की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई। यहां पर क्या कोई l है, नहीं है, यानी यहां पर l की वैल्यू है 0 और यहां पर l की वैल्यू है x प्लस वाई। तो क्या मैं लिख सकता हूं 0 इक्वल्स टू x प्लस वाई? हाँ भैया लिख सकते हो। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, सॉल्व होके आ गई है ना। 0 इक्वल्स टू x माइनस 1/2, इसको यहां पर ले जाओ तो जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2। x की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखो x भी आ गया, y भी आ गया, यानी दो चीजें आ गई। अब आते हैं वापस से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में मैंने क्या लेट करा था, ये थी मेरी इक्वेशन, है ना। तो मैंने क्वेश्चन में अब यहां पर x और y की वैल्यू पुट कर देता हूं, है ना। तो मैं लिखने जा रहा हूं बेटा टाइम पीरियड इक्वल्स टू k, जो कि कांस्टेंट है। l की वैल्यू क्या आई, अरे बोलो यार, l की पावर आ गई 1/2, है ना। और g की वैल्यू क्या आई, -1/2। -1/2 का मतलब है कि g की वैल्यू यहां पर नीचे ले जाता हूं और 1/2। अच्छा 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। क्या होता है, रूट। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं t इक्वल्स टू k रूट l बाय जी, क्योंकि दोनों की पावर 1/2 थी, तो मैंने क्या करा, रूट लगा दिया। क्लियर? क्या ये हमारा फॉर्मूला डिराइव होके आया, बिल्कुल। और यही फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड ऑफ एन पेंडुलम। बस यहां पर k की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, पर आप बाद में जाके पढ़ोगे, इस k की वैल्यू होती है 2π। k की वो याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना निकालना है। आया समझ में? क्या करा, मुझे पता है कंफ्यूजन हुई होगी, एक बार फिर देख लो फटाफट से क्या करा हमने इसके अंदर। इसका एक और क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। क्या करा, मुझे पता चला दो चीजों से रिलेशन है। दो चीजें क्या है, एक है लेंथ, दूसरी है जी। मैंने पावर मान ली एक्स वाई, ठीक है भाई। कांस्टेंट लगा दिया मैंने यहां पर के, है ना। अब मैं क्या करूंगा, डायमेंशन एनालिसिस, यानी दोनों डायमेंशन बराबर होने चाहिए। इसका डायमेंशन टी है, इसके डायमेंशन मैंने निकाल दिए, तो वो आ गए एल की पावर एक्स प्लस वाई और टी की पावर -2y। मुझे पता है यहां पर डायमेंशन टी का 1 है और यहां पर -2y है, दोनों बराबर होने चाहिए। इक्वेशन बना दी, y की वैल्यू आ गई। मुझे पता है यहां पर l का डायमेंशन कछु नहीं है, 0 है, पर यहां पर x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। अब ये दोनों वैल्यू आ गई, बस मैंने पुट कर दिया, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमें डिराइव करने रहते हैं, है ना, हमें फॉर्मूलाज डिराइव करने रहते हैं। एक अगला क्वेश्चन जो कि मैं आपको अभी प्रैक्टिस कराता हूं, इस क्वेश्चन को एक बार देखो फटाफट से। चलो कोई कोई सॉल्व कर पाया, देखते हैं। यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस डिराइव द फॉर्मूला दैट रिलेट सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स तीन चीजों से रिलेटेड है, एक है मास, एक है रेडियस, एक है वेलोसिटी। तीन चीजें हैं। हम क्या लिखेंगे बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, ठीक है, रेडियस y, वेलोसिटी z। क्या करा मैंने, m की पावर x ले ली, r की पावर, ये r है बेटा, ये r है, इसको हमने y ले लिया, उसके पावर z ले ली, ठीक है। अब डायमेंशनली दोनों सेम होने चाहिए, है ना। पहले हम क्या बोलेंगे, हम यहां पर एक कांस्टेंट लगा देंगे k mx ry और v की पावर z। अब हम क्या सोचेंगे, इनको डायमेंशनली अपन करेक्ट है, हमें पता है। अच्छा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा, लिखो m1 l1। अरे अब तो याद हो गया होगा, मैंने 10 बार बोल दिया, 10 बार, अब तो याद हो गया होगा, है ना। चलो अब यहां पर क्या है, देखो मास, है ना, m की पावर बोलो x, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है, डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस, है ना। तो ये आ जाएगा आपका कितना, l की पावर y। अच्छा ये बताओ वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है, वेलोसिटी का होता है आपका बोलो एल टी -1, है ना। पर इसकी पावर क्या है, z, तो z से क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, यानी हो जाएगा l की पावर z और t की पावर -z, है ना। तो इनको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, l की पावर z से और t की पावर -z से। ठीक है जी, आ रहा है समझ में, खुद से सॉल्व करो, हाँ ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा क्या, देखो m की पावर x, ये l दोनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एल वाई प्लस जेड और t की पावर -z। ठीक है जी, ये फाइनल हमारा आ गया। ये जो डायमेंशन है ये इसके बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखो यहां पर टाइम क्या है, -z, यहां पर टाइम क्या है, -2, तो क्या मैं बोल सकता हूं -z इक्वल्स टू -2, बिल्कुल बोल सकता हूं, माइनस से माइनस कट गया, z की वैल्यू आ गई बेटा 2। क्या आ गई, z की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2, सिंपल, ठीक है, z की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा x की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां पर 1, यहां पर x, तो x की वैल्यू आ गई अपनी 1, बहुत बढ़िया, z भी आ गया, ये भी आ गया। अच्छा अब ये बचा y, तो देखो यहां पर y प्लस z की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, बताओ यहां पर 1 है, z की वैल्यू मुझे पता है जो कि है 2,
है ना, जो कि है 2, पता है ना, अरे पता है नहीं पता, पता है ना। तो देखना बेटा, यहां पर 1 है, इसको इधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। कितनी आ गई? -1। क्या यही आया? यानी एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले में मुझे अब पुट कर देना है ना। देखो बेटा, अब मैंने क्या क्या निकाला, फोर्स इक्वल्स टू कांस्टेंट के इनटू मास। क्या आया? मास का आया x1। देखो x की वैल्यू क्या आई? 1। ठीक है भाई। अच्छा, वेलोसिटी की क्या आई? z क्या है? z की वैल्यू आई 2। यानी मैं लिख सकता हूं mv², है ना, m की तो पावर 1 ही है, v आ गया स्क्वायर। और देखना यहां पर रेडियस क्या आया? -1, है ना, रेडियस क्या आया? -1। तो क्या फाइनली मैं इसको लिख सकता हूं F इक्वल्स टू के, देखना, mv² डिवाइड बाय r। डिवाइड बाय r क्यों करा? r को नीचे ले गया ना, -1 थी। यही फॉर्मूला होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब यहां पर जो कांस्टेंट है के, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते भैया, डायमेंशन फॉर्मूला से हम नहीं निकाल सकते कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका आ गया, समझे? ऐसे क्वेश्चंस को हम डिराइव कर रहे होते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। ये क्वेश्चन वही सेम है। हमें क्या करना है? हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है। फ्रीक्वेंसी 3 चीजों पर डिपेंड कर रही है। एक टेंशन पे, टेंशन क्या होती थी? दिमाग पे टेंशन। सोचो टेंशन का क्या फॉर्मूला होता था, दिमाग लगाओ, है ना। किस किस को पता है कमेंट में मुझे बताना, टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है ना। लीनियर मास डेंसिटी, मास डेंसिटी क्या होती है, और अगला है आपका लेंथ। तो 3 चीजों से हमें क्या करना है? डिराइव करना है। चलो इसको ट्राई करना बेटा, है ना। चलिए, यहां पर आपका ये भी समाप्त हो गया। अच्छा ये बताओ, डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है? क्या लिमिटेशन है? सबसे पहली चीज तो हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यानी हम एग्जैक्ट फिजिकल क्वांटिटी नहीं निकाल सकते, है ना। कांस्टेंट आ रहा था ना के, उसकी वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते। तो एक एक करके इसके वो देखते हैं लिमिटेशन। कैनॉट फाइंड दी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। कुछ क्वांटिटीज डायमेंशनलेस होती हैं, उनको हम नहीं निकाल सकते, जैसे कि कांस्टेंट, वो डायमेंशनलेस है ना। अगला, कैनॉट बी अप्लाइड ऑन नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस। यानी कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, उसके अंदर हम डायमेंशन फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। अगली चीज, इग्नोर क्वांटिटी नेचर, यानी आपको डायमेंशन फॉर्मूला ये नहीं बताता कि आपकी जो क्वांटिटी आई है, जो फॉर्मूला आया है, वो वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी है, वो नहीं बताता। इनको याद कर लेना बस, एक एक दो दो तीन तीन पॉइंट को। फेल्स इफ क्वांटिटी डिपेंड अपॉन मोर देन 3 वेरिएबल, यानी अगर आपकी क्वांटिटी 3 से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करती है। यानी अभी हमारी जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें 3 चीजें थी, यही 3 चीजें थी ना, है ना। इन 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा था। अगर यहां पर 4 वेरिएबल हो जाते, नहीं कर सकते सॉल्व। ठीक है, लिमिटेशन है उसकी वो। लास्ट, कैन नॉट डिराइव इक्वेशन कंटेनिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी हम यहां से ऐसे 3 चीजों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ऐसी चीजों को तो हम निकाल सकते हैं, पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली चीजों को हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये कुछ 5 लिमिटेशन है बेटा, याद कर लेना एक एक करके। बस ये कभी कभार पेपर के अंदर पूछ लेता है कि लिमिटेशंस बताओ, है ना, वैसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। चलिए, बहुत सही, आ गया समझ में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर। फटाफट से हेडिंग डालेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर की बात हो रही है बेटा, फिगर वो वाली नहीं, है ना, वो वाली नहीं, है ना। लड़के खुश हो जाते हैं सुन के, हाँ। देखो बेटा, एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, तुम्हारे भी वो कुछ दोस्त होते हैं ना, जो कि मतलब कुछ लड़के होते हैं, उन पे खूबी होती है, वो किसी भी लड़के से, लड़की से जाके बात कर लेते हैं। नोट करा है तुमने? कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो कि जाएंगे एक बार में लड़कियों से बात कर लेंगे, लड़कियों के फ्रेंड बन जाते हैं, जिनको बोलते हैं बेस्टी, है ना, बेस्टी। और बाकी लड़के उसको क्या बुलाते हैं, वैसे तुम्हें पता ही है ना। तो यानी तुम्हें बेस्टी नहीं बनना है, तुम्हें बेस्टी बनना है अपनी पढ़ाई के साथ, है ना। क्योंकि इस समय पर पढ़ाई पे फोकस करना जरूरी है यार। 11th में आ गए हो, बड़े हो गए हो, अब थोड़ा सा फोकस करेंगे अपन, है ना। बाकी सारी चीजें बाद में। चलो, सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? कुछ नहीं है, कुछ ऐसी फिगर्स, यानी कुछ ऐसे नंबर्स जो कि सिग्निफिकेंट है, यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देता हूं, तुम शॉक हो जाओगे। इसके अंदर पता है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3। तुम बोलोगे ठीक है भैया, 3 ही तो फिगर है, आपने बोल दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, पर इसके अंदर कितने हैं नंबर बताओ? 1 2 3 4 5। पर यहां पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, यहां पर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तुम बोलोगे भैया ये क्या, ये तो चीटिंग करता है तू। मैंने कहा चीटिंग नहीं करता हूं, कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। चलो, सिंपल सिंपल रूल है, 5 रूल है, वो आपको याद रखने सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए। केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ा देता हूं। देखो, पहली चीज, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जीरो के अलावा कोई भी डिजिट आ जाए वो सिग्निफिकेंट रहेगी या नहीं रहेगी। जैसे इस क्वेश्चन में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। यहां पर कितनी है? 3।
मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यू क्या है, अगर वो 0 के अलावा है तो उसको हम काउंट करेंगे, उसको हम वैल्यू देंगे, है ना। चलो अगला देखते हैं। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी मान लो अब क्या हुआ कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में एक जीरो आ गया, अब जीरो की वैल्यू हो गई, दो के बीच में आ गया ना। अबे भैया अब तो हमारी वैल्यू है जी, अब हमको तुम इग्नोर नहीं कर पाओगे, अब हमें गिनना पड़ेगा, तो इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6, जीरो बीच में आ गया, जीरो बीच में आ गया, वैल्यू होगी भैया की। चलो अगला देखते हैं, एक मिनट, अगला देखते हैं कहां गया। हाँ अगला देखो क्या है, अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 3, लीडिंग जीरोस। देखना समझने की कोशिश करना, अगर किसी भी क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर से पहले जीरोस हैं, उनको हम वैल्यू नहीं देते, हम कहते हैं तू पहले आ गया सिग्निफिकेंट फिगर से, बाद में आना, अगर बाद में आएगा तो वैल्यू करेंगे, पर पहले नहीं करते यार अपन वैल्यू, ठीक है। तो देखो जैसे कि 0 पॉइंट पहले आ गया 0, भूल जाओ इसको, यहां पर 1 2 3 इनको भूल जाओ, सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, समझ रहे हो। यहां पर देखो ये दो पहले आ गए, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, पर ये बीच में, जब बीच में वो खुश है, इसकी वैल्यू तो है, तो यहां पर कितने होंगे 1 2 3 4, कितने एसएफ होंगे, एसएफ क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, मैं शॉर्ट फॉर्म एसएफ यूज करूंगा, ठीक है, 4 हो गए। ये हो गया रूल नंबर 4। अब रूल नंबर देखना, अगला रूल नंबर क्या है, ये भी बड़ा सिंपल है, डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी अगर हम कहीं डेसिमल लगा देते हैं ना और उसके बाद अगर 0 आ रहा है तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन देखना, 210 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2, इसको काउंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मैंने क्या बताया, 0 अगर पहले आ रहा है तो भी वैल्यू नहीं देंगे, बाद में आ रहा है तो भी वैल्यू नहीं देंगे, बीच में अगर आ रहा है तो वैल्यू दे देंगे, है ना। बाद में आ रहा है, कितने काउंट करेंगे, एसएफ कितने हैं, 2 एसएफ है ना। पर अगर यही क्वेश्चन में पॉइंट लग जाए, क्या लग जाए, डेसिमल लग जाए, जैसे कि 2.10, तो अब इस जीरो की वैल्यू भैया करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट लग गया भैया, है ना। तो पॉइंट के बाद अगर आपका 0 आ रहा है तो भैया 0 की इज्जत करनी होती है, जरूरी होता है। तो इसमें कितने आ गए, 3 एसएफ। अब देखो पॉइंट के बाद 0 आ रहा है तो 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद अगर 0 आ गया तो 0 की इज्जत करनी पड़ती है ना। पर अगर पॉइंट ही नहीं है क्वेश्चन में, ऐसा सवाल है 210, तो आप क्या बोलोगे, नहीं गिन रहे हम, ठीक है, हम नहीं गिन रहे। पर अगर पॉइंट आ गया बेटा तब हमें जीरोस को काउंट करना पड़ता है, ठीक है ना, आया समझ में। जैसे कि ये आपको मैं दे चुका हूं 210, यहां पर 0 है, काट दो, ठीक है। चलो अगला रूल देखते हैं, अगला रूल क्या है, अगला रूल आपको ये बताता है, मैं आपको रूल पढ़ पढ़ के नहीं बता रहा क्योंकि काम करनी है, आपको निकालना आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है 2.10, मैंने क्या बताया, पॉइंट के बाद अगर कोई 0 है तो उसको काउंट करेंगे, पॉइंट के बाद अगर कोई 0 है तो उसे काउंट करेंगे, पॉइंट के बाद अगर कोई 0 है तो उसे काउंट करेंगे। कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो मेरा, हाँ आप पकड़ गए ना, तुम बहुत सही समझ गए ना बात को। चलो अगला रूल देखते हैं, एग्जैक्ट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर भी एक एग्जैक्ट नंबर तुम्हें दिख जाए, जैसे कि मान लो मैं आज 7 एप्पल खरीद के लाया, तो पता है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, तुम बोलोगे 1, मैं बोलूंगा इनफाइनाइट, क्या बोलूंगा, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि अगर मुझे पता है ना एक फिक्स्ड नंबर, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 7.0000000, कितने भी जीरो लगा लूं, और पॉइंट के बाद जो 0 आता है वो तो भैया वैलिड होता है, हाँ जी, यानी हाँ अब समझ गए, चमक गया, बहुत बढ़िया। उसके अलावा ये भी रूल इंपॉर्टेंट है, हम जब भी किसी चीज को पावर में लिखते हैं ना तो उसको हम काउंट नहीं करते। जैसे कि देखना बेटा, मैंने इसको लिखा 3.45 इंटू 10⁶, तो जो पावर में है ना इसको हम काउंट ही नहीं करते, सिर्फ हम इस पे फोकस करते हैं, 1 2 3। अब देखो इंटू 10⁴ भूल जाओ, 1 2 3 4, इसमें कितने होंगे, 4 होंगे। समझे, नहीं समझे, क्वेश्चन लगाओ समझ जाओगे, क्वेश्चन लगाओ समझ जाओगे, बड़े बड़े सिंपल प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने सवाल है, कर लोगे। चलिए जी करते आते हैं इसको सॉल्व। देखो 0.00047, अब तुम बोलोगे भैया पॉइंट के बाद 0 है तो इन सारे 0 को काउंट करना पड़ेगा, अरे नहीं, मैंने क्या बताया, अगर 0 पहले है, इन डिजिट से 0 पहले है, तो फिर 0 की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ ये क्या है, ये पहले हैं, इससे एक भी नॉन जीरो डिजिट नहीं आई है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, ना इसकी वैल्यू, ना इसकी वैल्यू, ना इसकी वैल्यू, ना इसकी वैल्यू, सिर्फ इन दोनों की वैल्यू। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, 2। अगला देखते हैं, अगला देखो भैया, अगला देखो क्या है, ये 3 की तो वैल्यू थी, अब देखो पॉइंट के बाद आ गए 0 और पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई, पहले ये वाली फिगर आ गई ना, तो अब 0 की इज्जत हो गई, ताली बजा दो भाई 0 के लिए, अब इसकी इज्जत हो गई, तो ओवरऑल कितने आ गए, 1 2 3 4 5। देखो अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है, 1 2 3 भूल जाओ भैया, 1 2 3 4, इन चारों की वैल्यू होगी, है ना, तो इनका आ गया 4।
अच्छा इसकी एक ट्रिक बता देता हूं अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो, जब भी आपकी वैल्यू 1 से कम हो यानी लेस देन 1 हो तो हम जीरोस को काउंट नहीं करते हैं, यानी सिग्निफिकेंट फिगर से पहले वाले जीरोस को हम काउंट नहीं करते अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो, ठीक है। अगर 1 से बड़ी है, अगर 1 से बड़ी है तो हम, और पॉइंट लगा रहे हैं, अगर हम पॉइंट लगा रहे हैं तो हम वैल्यूज को काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 से बड़ी यानी 1.03, पॉइंट लगा दिया तो इस जीरो की वैल्यू हो गई, इसके कितने हो गए, 3 हो गए, है ना। या फिर 1.001, 1 2 3 4, समझ गए। चलो क्वेश्चन करोगे सॉल्व हो जाएगा। 11 स्टूडेंट, एग्जैक्ट नंबर कितना होगा, इनफाइनाइट। ये बताओ 9200 क्या कोई पॉइंट है, जब तक पॉइंट नहीं होता मैंने क्या बताया, जीरो हमें काउंट नहीं करने, पहले के जीरो से मतलब नहीं, आगे के जीरो से मतलब नहीं, बीच वाले जीरो से मतलब है अनटिल अनलेस पॉइंट लग जाए, डॉट लग जाए, डेसिमल लग जाए, ठीक है। तो इनको काटो, सिर्फ 2 ही होंगे। ये बताओ, बताओ इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है, है ना, है ना। जैसे तुम्हारी, जब तुम मैसेज करते रहते हो और रिप्लाई नहीं आता, कोई बात नहीं बेटा। देखो 1 2 3 कितने, 3, पॉइंट के बाद जीरो है, पॉइंट के बाद जीरो है तो काउंट करना पड़ता है भैया। चलिए जी आगे आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इनमें से कौन सा ऐसा है जिनके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा इसको देखो, 1 से कम है, 1 2 3, इसको भूल जाओ, ठीक है। 9 आ गया, अब 9 के बाद आ रहे हैं जीरोस, पॉइंट में जो बाद वाले जीरोस होते हैं उनको काउंट करते हैं, बताया था। तो यानी 1 2 3, इन तीनों को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो ये आंसर सही है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसको देखो, इसके पास कितनी है, 1 2 3, इस पे भी 3 है, बहुत बढ़िया बेटा। इसमें देखो, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले आ गया। पर पॉइंट लगने के बाद जो बाद में आता है उसको तो काउंट करते हैं। 1 2, इसमें आ गई 2, इसको चेक करो, 1 1 2 3, तो आ गए 4, 4 आ गए, बहुत बढ़िया। क्या है, मैटर क्लियर हुआ, सिस्टम समझ आया, जल्दी बताओ। कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई समस्या, कोई दुविधा। जैसे कि आप इसका आंसर बताओगे मुझे चैट के अंदर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 11.118, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 2 3 4 5 गाना नहीं गा रहा हूं बेटा, 5 आ गए, तो आंसर सी है। चलो जी अब आते हैं अपन राउंडिंग ऑफ की तरफ, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ बेटा। राउंडिंग ऑफ क्या होता है, बेसिकली हमें ना चीजों को राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ के कुछ रूल्स होते हैं, बस 3 ही रूल है, मजा आ जाएगा, समझ आ जाएगा। जैसे कि मान लो, जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि 4.634 को राउंड ऑफ करो टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखनी है थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है कौन सी। पहली है ये, दूसरी है ये, तीसरी है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उससे आगे वाली चीज को देखना है। यहां पर क्या है, 4 है। अब रूल समझ लो बेटा, अगर थर्ड सिग्निफिकेंट से आगे वाला जो है वो अगर लेस देन 5 है, क्या है, लेस देन 5 है, तो आप क्या करोगे बेटा, तो आप कुछ नहीं करोगे, इसको टाटा बाय बाय गुड बाय कर दोगे और आंसर लिख दोगे 4.63, ठीक है। अगर ये मोर देन 5 होता, फॉर एग्जांपल ये होता 4.636, तो हम पता है क्या करते, इस 6 को हटाते और यहां पर +1 कर देते, तो ये कितना हो जाता, 4.64, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया ये सब छोड़ो, अगर ये 5 ही हो गया तो, यानी अगर ये 4.635 हो गया तो अब क्या करें, 5 से ज्यादा तो बता दिया, 5 से कम है तो बता दिया, अगर 5 है तब क्या करें, या तो फंस गए, मैंने कहा नहीं फंस रहे हो। देखो आप क्या करोगे, तुम अगर 5 है तो तुम 5 से पहली वाली डिजिट देखोगे, और यहां पर रूल है अगर वो डिजिट ऑड होगी तो तुम +1 कर दोगे, अगर इवन होगी तो छोड़ दोगे वैसे, ठीक है, सेम। यानी अब देखो इसमें क्या है, ऑड है ना, इससे पहली वाली डिजिट 3 है, 3 में क्या करोगे, +1 कर दोगे। अगर यहां पर 4 होता तो क्या करते, तो क्या करते, इस 5 को हटा देते, बाकी कुछ नहीं करते, 4.64 हो जाता, बस समझे। कुछ क्वेश्चन के साथ करते हैं, आ जाओ राउंड ऑफ करते हैं। चलो, राउंड ऑफ द फॉलोइंग इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, आपको इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर कहां है, 1 2 3, क्या करोगे, उससे अगली वाली वैल्यू देखोगे, इसको देखोगे, ये 4 है, कम है या नहीं है, कम है ना, तो यानी बस इनको भूल जाओगे और इसको लिख दोगे 1 2 3, बस आंसर आ गया, समझे। एक और देखते हैं। अच्छा इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये तीनों तो है ही नहीं, 1 2 3 4, है ना। तीसरी सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी है, ये है। इससे आगे वाली चीज को देखोगे, 6 है, 5 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो आ जाएगा 0.00988, ठीक है जी, समझ गए। इसको देखो, 1 2 3, चौथी वाली, चौथी वाली क्या है, बताओ यार, चौथी वाली क्या है आपकी, 5 से बड़ी है, तो क्या करोगे, +1 कर दोगे इसमें, है ना। जब +1 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, जब इसमें आप +1 जोड़ोगे, देखो 1 2 3, ये थी आपकी तीसरी सिग्निफिकेंट फिगर,
अब आप क्या देखोगे, इससे आगे वाला देखोगे 5 से बड़ा है, तो यानी पिछले वाले में +1 कर दोगे, +1 करोगे तो 0 हो गया, एक कैरी हो गया, यहां पर एक और 0 हो गया, है ना, फिर एक कैरी हो गया, तो ये आ गया आपका 6.00। क्या आ गया? 6.00। ठीक है जी, 6.00। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के, है ना। राउंडिंग ऑफ समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और कर दो, 1.35। तो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर इसको राउंड ऑफ करो, पहली दूसरी, अगली क्या है 5। अब क्या देखोगे, पिछला वाला नंबर ऑड है या इवन है? ऑड है भैया। ऑड में क्या करते थे? +1। आया चमका, अब तो समझ गए होगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक आ जाता है ऑपरेशंस। हैं भैया डॉक्टर बनने वाले हैं? अरे वो वाले ऑपरेशंस नहीं भैया, वो वाले ऑपरेशंस नहीं। अब हम करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के ऑपरेशन। यानी मान लो आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, उनका एक रूल है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का एक रूल है। विद एग्जांपल समझते हैं। देखो, जब भी हम किसी चीज को ऐड कर रहे हैं तो हमें डेसिमल को ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल ये रूल है बेटा, फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें इसको ऐड करना है, ऐड करना है, ठीक है। कैसे ऐड करते हैं? जैसे आपको ऐड करना है, या तो होगा 12.11 ऐड कर दो 0.3 और आगे 0 लगा दोगे, ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना? 1, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, ये आ गया 1, तो 1.12.41 ये आ गया आपका। ये है ना 12.41, यही है ना? हाँ। अब क्या ये सही आंसर है? नहीं, नहीं, ये गलत है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें अलग तरीके से एडिशन करना होता है। हाँ, ये अलग तरीके का एडिशन है। पता है क्या है रूल है? रूल ये है, आप ये देखोगे जिन चीजों को आपने जोड़ा है, जिन चीजों को आपने जोड़ा है उनकी मिनिमम डेसिमल प्लेस क्या है। जैसे कि मैंने इसको जोड़ा है, इसमें डेसिमल के बाद कितने लोग थे? 2 लोग थे, 2 डिजिट थी। यहां पर कितनी थी? 1 थी। मिनिमम क्या है भैया? मिनिमम तो 1 है। तो यानी हमें आंसर को राउंड ऑफ करके 1 डिजिट में लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे? यहां पर 1 है, 1 को देखोगे, कहोगे 1 तो 5 से कम है ना, तो 1 को भूल जाते हैं, तो ये आ गया 12.4। कैसे समझ आया? सब्ट्रैक्शन में भी यही, एडिशन में भी यही। कर क्या रहे हैं बेटा अपन? अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, अपन बड़ी सिंपल सी चीज कर रहे हैं। क्या? अरे बोल दो यार। अपन सबसे कम वाला डेसिमल देख रहे हैं। एक और क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको क्लियर मिलेगा। 5.333 प्लस 2.32 ऐड करो। कैसे ऐड करोगे बेटा? बताओ क्या आएगा? ऐड करना है एक बार इनको, 7.653 ये आ रहा है। पर क्या ये आंसर सही है? नहीं। मिनिमम डेसिमल प्लेस कितनी थी? मिनिमम डेसिमल प्लेस थी यहां पर 2, यहां पर कितनी है? 3। तो इसको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? इसको देखोगे, ओ ये तो 5 से कम है, तो पीछे आओगे, ठीक है भैया 7.65। क्या अभी आंसर ठीक है? बिल्कुल ठीक है। एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, ऐसे ही करना होता है, ये चीज क्लियर कर लो। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन का थोड़ा सा नियम अलग है। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लीकेशन में हमें क्या करना होता है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कि 1.02 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर लू? 1 से ही मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है, 1 से कर लेता हूं। आंसर क्या आएगा? तुम बोलोगे भैया आंसर आएगा 1.02, पर क्या ये आंसर सही है? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए अलग तरीका है बेटा, समझ लो। डेसिमल नहीं देखते यहां पर। यहां पर क्या देखेंगे? यहां पर देखेंगे जिन दो चीजों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करा गया है उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी थी। इसमें कितनी थी? 3। इसमें कितनी थी? 1। तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगी उसी में आंसर लिखना होगा। यानी मुझे एक सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर अपने आंसर को लिखना है। कैसे लिखोगे? यहां 2 देखा, तुमने देखा 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 1.0 लिख दिया। अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 2 हो गई, 2 हो गई ना। अब क्या करोगे? इस 0 को भी भूल जाओगे, ये आ जाएगा आपका 1। तो ये आपका क्या है? ये आपका फाइनल आंसर है। समझे बात को? कैसे हम मल्टीप्लीकेशन में हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन में हम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स को देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों में। कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ आएगा। चलो आओ। जैसे कि मान लो मुझे इन 3 चीजों को ऐड करना है। इन 3 चीजों को एक बार ऐड करके बताना बेटा कितना आ रहा है, जल्दी से। कितना आएगा? इन 3 चीजों को एक बार ऐड करो फटाफट से, कितना आएगा? आपका आ रहा होगा 31.123 ये आ रहा होगा तीनों को ऐड करने पे। यही ऐड करा। अब देखो क्या ये आंसर सही है? नहीं। मिनिमम डेसिमल प्लेस कितनी थी? यहां पर थी 2, पर यहां पर थी 1, तो इसको 1 डेसिमल प्लेस में लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे? इसको देखोगे, ओहो 5 से कम है, हटा दो, 5 से कम है, हटा दो, तो ये आ गया 31.1। समझे? अब एक मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। देखो इन दोनों चीजों को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, अभी कैलकुलेटर की मदद से नहीं करूंगा, तो मैं आंसर नीचे लिख रखा हूं।
इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 8.55। आपका भी आया होगा, पर क्या आंसर सही है? नहीं। कैसे? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? यहां पर है 2 और यहां पर है 3, तो मैं आंसर को किस में लिखना पड़ेगा बेटा? 2 के अंदर। पर ये कितने में है? 3 में। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 5 है, ओहो 5 के पीछे अगर 5 होता है और पीछे और होता है तो क्या करता हूं? +1 कर देता हूं। तो आंसर कितना आ जाएगा? 8.6। चमका? चमका या नहीं चमका? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम क्या करते हैं बेटा? ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन करते हैं मल्टीप्लीकेशन का, और क्लैरिटी मिलेगी। देखो एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ 0.0 ऐसा, ये आपकी वैल्यू, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन हमने करा, फाइनल आंसर आया ये। क्या ये आंसर सही है? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? देखो यहां पर कितनी होंगी, यहां पर है, इनको तो भूल जाओ, 1 2 3, यहां पर है 3 और यहां पर है 2। कितने में लिखेंगे? 2 में। आंसर मुझे लिखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। आंसर को देखो, है ना, इन दोनों को काउंट करोगे? नहीं, ये होगी पहली सिग्निफिकेंट फिगर, ये होगी दूसरी, है ना, 2 के अंदर लिखना है। तो अब इससे पिछली वाले को मैं देखूंगा, क्या है नंबर? 5। अब बैक आऊंगा, इवन नंबर है तो कुछ नहीं करना, आंसर लिख दो 0.026। ये आ गया आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आंसर। क्या है बात समझ में आई? हाँ, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, यही तो मैं कह रहा हूं। और तुम हार मत माना करो बेटा, इतनी जल्दी तुम ना गिव अप कर देते हो ना तो मजा नहीं आता यार, क्योंकि मुझे पता है तुम कर सकते हो, तुम में जुनून है, यू कैन डू इट। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करोगे, आपका होमवर्क क्वेश्चन है, एक बार फटाफट से देख लो। देख लिया? इसके अंदर भी देखो क्या है, ईच साइड दे रखी है आपको क्यूब की, और आपको ये बोला है कि टोटल सरफेस एरिया बताओ और वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? हमें तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना रहता है ना, मल्टीप्लाई करना। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ये आएगा, पर याद रखना यहां पर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1 2 3 4। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आपको आंसर लिखना है। फटाफट से लिखो और कमेंट के अंदर मुझे बताओ। चलिए जी, यहां तक क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, जो कि एक बहुत बेसिक सा टॉपिक है, पर क्योंकि स्कूल एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, ऊपर ऊपर से फिर हम एरर की तरफ बढ़ेंगे। एरर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पिछले साल एनसीईआरटी से एरर को हटा दिया गया था, पर इस साल एनसीईआरटी में एरर है, तो उसमें से सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट बड़ी सिंपल सी चीज है, मिनिमम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम मिनिमम कितना डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। यानी लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन प्रोवाइड विद एक्यूरेसी। फॉर एग्जांपल, तुमने स्केल देखा होगा, स्केल देखा है तुमने? स्केल पे नंबरिंग कैसे होती है? 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसी होती है, पर उस 1 सेंटीमीटर के अंदर भी ऐसे 10 लाइनें होती हैं, देखिए तुमने, 10 लाइनें होती हैं, देखिए। हाँ, तो मिनिमम हमारा स्केल पता है कितना कर सकता है? पता है कितना काउंट कर सकता है? 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10, यानी 1 mm। यानी अगर मैं अपने स्केल का लीस्ट काउंट बताऊं तो वो होगा 1 mm। तो लीस्ट काउंट क्या है? कि आपका इंस्ट्रूमेंट कितना मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है, बस सिंपल। आया समझ में? चमका? स्केल में देखो ना, 1 सेंटीमीटर में 10 बार लाइनिंग थी, 10 लाइनें थी, यानी मिनिमम मैं 1 मिलीमीटर को कैलकुलेट कर सकता हूं, है ना। अब यहां पर 2-3 इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है आपका स्क्रू गॉज। मुझे पता है तुम्हारे स्कूल में दिखाया नहीं गया होगा, मेनली स्कूल्स के अंदर, मुझे पता है हालत स्कूल्स की, पर हाँ, अगर कहीं नहीं दिखाया जा रहा, टीचर से पूछो, सर स्क्रू गॉज क्या है, वर्नियर कैलिपर क्या है, पूछो। ठीक है, अब डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी आप एक डायग्राम समझ लो बस, स्क्रू गॉज कैसा दिखता है। स्क्रू गॉज में देखो 2 चीजें होती हैं, मैं आपको समझा देता हूं, है ना। देखो, पहली चीज होती है आपकी ये सर्कुलर स्केल, ये एक ऐसा राउंड करके एक स्केल होता है, ठीक है, और ये होता है आपका मेन स्केल। 2 स्केल है, सर्कुलर स्केल, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल, मेन स्केल। ठीक है, अब आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिखता है, सवाल कहां से आता है? सवाल आता है कि इसका लीस्ट काउंट बताओ। तो एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रहना चाहिए। तो क्या है फॉर्मूला? लीस्ट काउंट का है बेटा, याद रखना क्या, कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार स्कूल्स में पूछ लेते हैं और स्कूल में कराते भी नहीं है, फिर भी पूछ लेते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला इसके केस में पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब तुम पूछोगे भैया पिच क्या होती है? वो बॉल वाली पिच, हम तो आईपीएल देखते हैं, वो वाली पिच, अरे वो वाली पिच नहीं, रुक जा बताऊंगा। नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये क्या है? वो जो सर्कुलर स्केल था ना, उसमें कितने डिवीजन होते हैं? तो आपके एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर 100 डिवीजन होते हैं बेटा, मेनली कितने होते हैं? 100 डिवीजन। तो फॉर्मूला आ जाएगा पिच डिवाइड बाय 100। ठीक है, पर भैया पिच क्या है ये तो बताओ, पिच कैसे निकालूंगा अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो? देखो, पिच का भी एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, क्या है?
पिच होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। यानी जब मैंने घुमाया ना तो चीज आगे मूव होती जाती है, तो मैंने कितनी बार घुमाया और कितना डिस्टेंस वो मूव करा। मान लो वो मूव हुआ है 1 सेंटीमीटर और मैंने 10 बार घुमाया है, तो पिच कितनी आ गई? पिच आ गई आपकी बेटा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, पिच आ गई 0.1 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला क्या है लीस्ट काउंट का? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच बाय नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि 100 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कभी कभार सवाल आ जाते हैं। सवाल ऐसे आते हैं, देखो आपको क्वेश्चन के अंदर पिच गिवन होगी कि पिच है इतनी, है ना, और सर्कुलर स्केल के अंदर 100 डिविजन्स हैं, तो बताओ लीस्ट काउंट क्या है? तो क्या करोगे? कुछ नहीं है, पिच को डिवाइड कर दोगे, हाँ पिच को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 mm डिवाइड बाय 100, जो कि कितना हो जाएगा 0.01 mm। इस प्रकार से हम लीस्ट काउंट निकालते हैं। अब एक और चीज है वर्नियर कैलिपर, वो उतना डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है, बट हाँ वर्नियर कैलिपर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी चीज का डिस्टेंस वगैरह निकालते हैं। अब वर्नियर कैलिपर का भी लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट का देखो फॉर्मूला तो बेटा वही होगा, मिनिमम डिस्टेंस क्या है। अब इसका मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, थोड़ा सा अटपटा सा फॉर्मूला है, मैं कहूंगा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर याद नहीं कर सकते तो, है ना, कोई जरूरत नहीं है। इसका मैं डायग्राम दिखाता हूं। देखो इसमें दो स्केल होते हैं, एक होता है आपका मेन स्केल जो कि आप ऊपर देख पा रहे हो, और ये है आपका नीचे वाला वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल होता है, ये वर्नियर कैलिपर का एक इंपॉर्टेंट स्केल है ना, ये इसका एक स्केल होता है। तो अगर तुम्हें किसी भी चीज की लेंथ निकालनी है ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है, याद मत करो। वो क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग, जो कि आपकी मेन स्केल की रीडिंग आती है, प्लस जो आपकी वर्नियर कैलिपर की रीडिंग आती है, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। ठीक है, पर इसका कोई यूज नहीं है। अगर आपके स्कूल में टॉपिक नहीं पढ़ाया जा रहा है, 80% स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाया जाता, तो याद मत कर, भूल जाओ। ठीक है, बट हाँ एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, अब लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट क्या है? मिनिमम कितना निकाल सकता है। तो यूजुअली वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm। 0.1 mm तक वर्नियर कैलिपर आपका अच्छी तरीके से डाटा निकाल सकता है। ठीक है, क्लियर? जल्दी बताओ, डन है? डन है। और एनसीईआरटी की, आप एनसीईआरटी की किताब निकालोगे ना, तो उसमें क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्या है, अ स्क्रू गॉज ऑफ पिच। देखो हमें पिच दे रखी है और हमें नंबर ऑफ डिविजन्स दे रखे हैं, और लीस्ट काउंट पूछ रहा है, कैसे निकालोगे? पिच डिवाइड बाय डिवीजन। तो ऐसे सवाल भी आते हैं, ऐसे सवाल भी आते हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो जब भी हम रीडिंग्स कैलकुलेट करते हैं ना किसी भी चीज की, एक्सपेरिमेंट अगर तुम करोगे, तो जितने नंबर ऑफ हम रीडिंग्स कैलकुलेट करेंगे, जितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। यानी जितनी नंबर ऑफ रीडिंग्स होंगी उतने ज्यादा एरर कम होंगे। एरर कम होंगे, एरर समझते हो? गलतियां तुमने बहुत गलतियां करी है ना, गलतियां। तो यानी जितनी ज्यादा रीडिंग निकालेंगे, एरर भैया उतने ही कम होते जाएंगे। समझ रहे हो? जितनी ज्यादा रीडिंग उतने कम एरर। ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतने कम एरर होंगे। तो ऐसा भी एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कि हमें कुछ डायमीटर वगैरह को मेजर करना है। तो उसमें क्या है, y is a set of 100 measurement of a diameter expected to yield more reliable solution। यानी जब हमने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करे ना, हमने 100 बार कैलकुलेट करा डायमीटर, तब जाके एक्यूरेट डायमीटर क्यों आया? क्योंकि जब हम ज्यादा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ाते हैं, एरर्स की चांसेस कम हो जाती है। क्या चीज क्लियर है? डन है। अब भैया एरर क्या होता है? एरर गलतियां होती हैं। तो चलो भाई इसी के साथ एरर नाम का ये बड़ी बीमारी को स्टार्ट कर देते हैं। मुझे पता है बच्चों को इससे डर लगता है, पर वाई टू फियर व्हेन प्रशांत भैया इज हियर, है ना, तो मैं देख लूंगा यार, तू चिल कर, तू चिल गया, अगर इतनी मेहनत नहीं करनी। अपन क्या होता है ना, जब इस क्लास में आए नए नए, मुझे पता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हो, कभी कभार चीजें मुश्किल लगने लगती है, पर जो कि मैं तुझे हर बार बोलता है ना 10th से, और आज भी वो बोल रहा हूँ, मुस्कुराएं हमेशा, छुपाएं गम, उन लोगों को तो वक्त बताएगा कौन है हम, और हमारा वक्त आ चुका है ना। ये तुम्हारा टाइम है उन लोगों को प्रूव करने का। जब बेटा रिजल्ट आता है ना, और अगर रिजल्ट तुम्हारा अच्छा आता है, तो रिश्तेदार, और उसी में जीत होती है ना। पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, वो मूवमेंट है यार, उस मूवमेंट के लिए मेहनत करते हैं। चलो आ जाओ, एरर देखते हैं। गिव अप नहीं करना है, साथ मिलकर लड़ेंगे। एरर क्या होता है? बहुत सिंपल फॉर्मूला है। एरर का फॉर्मूला है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मान लेते हैं किसी चीज का सही आंसर है 100, और मैंने जब कैलकुलेट करा तो वो आया 102, तो मैं क्या बोलूंगा? एरर कितना है? एरर कितना है? ट्रू वैल्यू जो कि थी 100 माइनस मेजर्ड वैल्यू जो कि थी 102।
यानी एरर आ गया -2। तुम यही बोलोगे, पर ये आंसर गलत है। याद रखना, एरर में कभी भी हम प्लस माइनस नहीं देखते, कभी नहीं देखते, भूल जाओ। 2 लिखना है, ना प्लस का 2 ना माइनस का 2, नहीं देखते। एरर में हम प्लस माइनस नहीं देखते। गलती है, आगे होगी पीछे होगी क्या फर्क पड़ता है, गलती तो गलती है, प्लस से -2 कोई मतलब नहीं है। यानी एरर क्या है, जो आपकी ट्रू वैल्यू है माइनस आपकी मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है जी, ये आपका एरर होता है, बहुत बेसिक। अब एरर के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ये इतनी डिटेल में नहीं जाना, इतना खतरनाक लग रहा है तुम्हें, मैं तुम्हें बस एक एक करके फॉर्मूले बताते चल रहा हूं, वो समझो। पहला फॉर्मूला है, इसको मत जाओ, इतना डिटेल में मत जाओ, बस ये समझो, एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर क्या है, क्या फॉर्मूला बताया मैंने अभी, एरर निकालने का फॉर्मूला क्या है, वही है एब्सोल्यूट एरर, रियल वैल्यू माइनस जो हमने निकाली है ना। जैसे कि ना क्वेश्चन मान लो, एब्सोल्यूट एरर मुझे निकालना है, आपकी रियल वैल्यू थी 12.5 और आपने जो निकाली वो आई 12.3, तो एब्सोल्यूट एरर कितना आ जाएगा 0.2, प्लस माइनस नहीं, भूल जाओ प्लस माइनस, ठीक है 0.2। ये क्या आ गया आपका एब्सोल्यूट एरर, बहुत सिंपल है, एब्सोल्यूट एरर तो कोई भी निकाल लेगा। अगला टर्म आता है रिलेटिव एरर, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव एरर का एक फॉर्मूला है, क्या, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, है ना। ये मीन वैल्यू क्या होती है ये मैं बताऊंगा, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में देखते हैं, जिसके अंदर देखना आपकी वैल्यू थी 100 और तुम्हारा आंसर आया 102। पहले ये बताओ एब्सोल्यूट एरर कितना है, कितना आएगा 2, -2 कोई मत लिखना, बहुत मारूंगा। रिलेटिव एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। ये कितना, ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपका रिलेटिव एरर। ठीक है, अब एक और चीज होती है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कुछ नहीं होता, रिलेटिव एरर को ही हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, है ना, तो वो परसेंटेज एरर आ जाता है। जैसे कि 2/100 इंटू 100, ये आ गया आपका 2%, तो ये आ गया आपका परसेंटेज एरर। ठीक है जी, बहुत सिंपल था, रिलेटिव एरर समझ में आ गया, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, जो असली वैल्यू थी, और जो एब्सोल्यूट एरर आया है ना, ये आपको समझ आया। परसेंटेज एरर भी मैं आपको बता चुका हूं, परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर का क्या फॉर्मूला है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। तो याद रखना परसेंटेज एरर भी बहुत सिंपल चीज है। क्या चीज क्लियर है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया, रिलेटिव एरर इनटू 100, ये 3 फॉर्मूले अगर तुमने याद कर लिए, दुनिया जहान का कोई भी सवाल बना लोगे जैसे मैंने आपको दिखाया। पर सवाल उतने आसान नहीं आते कैसे सवाल आते हैं अब वो मैं दिखाऊंगा, अब आएगा मजा, अब गेम शुरू होगा। देखो जी, ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आते हैं कुछ इस लेवल के, यानी आपको ट्रू वैल्यूज गिवन ही नहीं होती। अगर मान लो ट्रू वैल्यू गिवन है और आपको पता है आपने एक्सपेरिमेंट में ये वैल्यू निकाली, तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, एब्सोल्यूट एरर भी निकाल लेगा, रिलेटिव भी निकाल लेगा। पर क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में देखो ये होगा कि जब हमने टाइम पीरियड निकाला एक पेंडुलम का, तो कुछ 5 अलग अलग टाइप के टाइम पीरियड आए, एक आया 2.63, एक आया 2.56, एक आया 2.42, एक आया ये और एक आया ये। अब ये बताओ, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, कैसे निकालोगे, पता है क्या करना होता है यहाँ पर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जब आपको ट्रू वैल्यू गिवन ना हो तो आपको मीन निकालकर उसको मान लेना है कि वो ट्रू वैल्यू है। क्या बोला, जब ट्रू वैल्यू गिवन ना हो तो मीन निकाल के उसको मान लो कि यही ट्रू वैल्यू है। मीन कैसे निकालते थे, सबको ऐड करते थे और जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज है डिवाइड कर लेते थे। जैसे कि कितनी क्वांटिटीज थी बेटा, 2.63, 2.56, 2.42, ये इन सबको ऐड करा और डिवाइड बाय 5 कर दो। अभी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, समय खराब होगा, तुम खुद ट्राई करना। तो आपकी जो मीन वैल्यू आएगी वो ये आएगी, कितनी आएगी, ये आएगी। अब ये जो आपकी मीन वैल्यू है ना, यही क्या होगी, यही होगी ट्रू वैल्यू, समझे। अब मुझे निकालना है एब्सोल्यूट एरर। कैसे निकालूंगा, एक एब्सोल्यूट एरर नहीं निकलेगा, क्योंकि देखो क्वांटिटी 5 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसको इसमें से करूंगा, इसको इसमें से करूंगा, इसको इसमें से। तो अब मैं क्या करूंगा, सबको सब्ट्रैक्ट करता हुआ चलूंगा, इसको करा, इसको करा, इसको करा, इसको करा, इसको करा, और मेरे पास 5 अलग अलग एब्सोल्यूट एरर आ गए। पर एब्सोल्यूट एरर तो एक होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इन सबका भी मीन निकाल लूंगा। मीन कैसे निकालूंगा, सबको जोड़ूंगा, डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, यानी एड ऑल डिवाइड बाय 5, टोटल वैल्यूज 5 है। तो अब आएगा मेरा फाइनल एब्सोल्यूट एरर। फाइनल एब्सोल्यूट एरर मैं निकाल लूंगा तो वो आ जाएगा मेरा 0.1062, है ना, ये आएगा। कैलकुलेशन इतनी हम करेंगे नहीं, टाइम कम है, इसलिए मैं ऑलरेडी करके लाया हूं, तुम ट्राई कर लेना। अब एब्सोल्यूट एरर आ गया। रिलेटिव एरर कैसे निकालते थे, एब्सोल्यूट एरर जो कि ये है, डिवाइड बाय बोलो ट्रू वैल्यू। इस केस के अंदर ट्रू वैल्यू क्या है बताओ, ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू क्या है 2.624, ये आ गई आपकी क्या, रिलेटिव एरर। अगर बोले कोई परसेंटेज एरर तो कुछ नहीं करना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर,
ये इतनी कैलकुलेशन होती है इन सवालों में? हाँ, पर ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बट बड़े अच्छे खासे नंबर के पूछे जाते हैं, तो तुम्हें स्कूल के अंदर अच्छे मार्क्स मिलेंगे तभी ऐसे सवाल आएंगे, वरना इतनी कैलकुलेशन वाले सवाल बेटा नहीं आते, उतनी लोड नहीं लेनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली परसेंटेज एरर क्या आएगा? ये रिलेटिव एरर था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 4.09%। ट्राई करके इसको सॉल्व करना। क्या आप मेरा फ्लो समझ पाए? मैंने क्या बता रहा हूं, जब भी आपको अलग अलग रीडिंग्स दी गई हैं और ट्रू वैल्यू नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू निकालेंगे। कैसे? मीन निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा? मीन। ट्रू वैल्यू आ गई, अब मैं क्या करूंगा? सबको सब्ट्रैक्ट करूंगा, एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा। 5 एब्सोल्यूट एरर आए, अब इन पांचों का मीन निकाल लूंगा, तो वो आ गया अपना मेन एरर, मेन एब्सोल्यूट एरर। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालूंगा? एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय, बोलो, ट्रू वैल्यू जो कि मीन था, बस सिंपल। अब यही एक सवाल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, है ना। इसके अंदर क्या है? 3 मेजरमेंट्स आई हैं हमारी लेंथ की, 1 2 3, है ना, और हमें यहां पर ट्रू वैल्यू बेटा गिवन है। देखो इस सवाल के अंदर ट्रू वैल्यू गिवन है, तो अब आपको यहां पर मीन निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ट्रू वैल्यू गिवन है, तो आप डायरेक्टली एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो। कैसे? सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, और याद रखना नेगेटिव पॉजिटिव भूल जाओ, भाड़ में गया नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। अगर आंसर नेगेटिव भी आ रहा है तो उसको पॉजिटिव ही लिखना होता है, बताया ना, एरर में नहीं देखते। और इसको माइनस करो इससे, ठीक है जी। 3 एब्सोल्यूट एरर आ गए, अब क्या करोगे? तीनों को जोड़ोगे, डिवाइड बाय 3 करोगे, मीन निकालोगे, तो उससे आएगा आपका एक मेन एब्सोल्यूट एरर। जब आपका मेन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा तो उससे आप रिलेटिव निकाल पाओगे, है ना, फिर रिलेटिव से परसेंटेज निकाल पाओगे। इसको सॉल्व करना और मुझे बताना किन किन बच्चों का ये सही आंसर आ पाया। ठीक है, बड़ा प्यारा सवाल है, ऐसे सवाल आपको पेपर के अंदर दिख रहे होते हैं। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे फटाफट से। रूल्स ऑफ एरर प्रोपोगेशन, जल्दी आइए। रूल्स क्या होते हैं एरर प्रोपोगेशन के? अगले 10 मिनट के अंदर चैप्टर समाप्त होने वाला है, ध्यान से समझना। रूल्स क्या है? अगर मुझे किसी भी चीज को ऐड करना है, देखो मैं क्वांटिटीज को लिखता कैसे हूं, मैं आपको ये बता देता हूं। फाइनल क्वांटिटी को कैसे लिखता हूं मैं? जैसे कि ये अपना सवाल था, तो इसमें अपना एरर क्या आया था? एब्सोल्यूट एरर ये आया था, है ना। ट्रू वैल्यू क्या थी? ट्रू वैल्यू अपनी ये आई थी। अगर मुझे इस क्वांटिटी को लिखना होगा, पता है मैं कैसे लिखूंगा? 2.624 प्लस माइनस, ये लगाते हैं प्लस माइनस, आगे फिर हम एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एब्सोल्यूट एरर, जो कि है 0.1072, है ना। ये प्लस माइनस लगाते हैं। एरर लिखने का यही तरीका होता है, पहले आपको ट्रू क्वांटिटी लिखनी होती है, फिर प्लस माइनस जो आपका एब्सोल्यूट एरर आया वो लिखना होता है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इमेजिन करो दो वैल्यूज हैं और उनको अगर हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हम कैसे करने वाले हैं? उनका कुछ रूल है। रूल क्या है? एरर्स विल ऑलवेज बी ऐड, हमेशा ऐड होंगे। कैसे? समझाता हूं। मान लो एक था 10 प्लस माइनस 0.1, ये पहली वैल्यू थी, इसको हमें ऐड करना है 10 प्लस माइनस 0.2, ये दो वैल्यूज हैं, इनको हमें ऐड करना है। कैसे करोगे? इन दोनों को जोड़ दोगे और एरर्स को भी जोड़ दोगे। कितना आ गया? ये आ गया, है ना। सिंपल है, ऐड ही तो करना है। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा देखते हैं। मान लो इनको सब्ट्रैक्ट करना है, अब बताओ अब क्या होगा? 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आएगा बेटा? 0 आ जाएगा। पर याद रखना, चाहे एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, एरर्स कभी सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाते, एरर्स हमेशा जोड़े जाते हैं, एरर्स हमेशा जुड़ते हैं। तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, प्लस माइनस 0.3। तो अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आंसर आया? तो मेरा ये आया। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? यानी जब भी मुझे एरर निकालना है, तो सब्ट्रैक्शन हो एडिशन हो, एरर्स को मैं हमेशा ऐड करूंगा। इन चीजों को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, पर एरर के साथ छेड़छाड़ नहीं भैया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके। जैसे कि मान लो इनको हमें ऐड करना है या फिर इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करोगे? ऐड करोगे तो इन तीनों को ऐड कर दो और इनको भी ऐड कर दो, है ना जी। अब मान लो कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी मान लो ए और बी का डिफरेंस निकालना है, यानी अगर ए माइनस बी करनी है, बताओ क्या आएगा आंसर? बताओ क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करो, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो ये तो आ जाएगा 15 प्लस माइनस। याद रखना एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, बहुत बढ़िया, सिंपल था, एरर ऐड होते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। चलो अब आते हैं अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। एक फॉर्मूला याद कर लो बेटा, इस फॉर्मूले को याद ही करना पड़ेगा, है ना। एनसीईआरटी के अंदर तो है भी नहीं है टॉपिक, पर स्कूल्स के अंदर पूछ लिया जाता है। ये फॉर्मूला याद कर लो भैया। ये क्या है भैया? ये क्या है? चाहे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इस फॉर्मूले को याद रखना। क्यों क्यों कर रहे हैं भैया याद? बताओ, मैं बता रहा हूं ना, तू मेरे पे भरोसा नहीं तेरे को यार। देख मान ले फॉर एग्जाम्पल, इस फॉर्मूले को पहले तो ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट है। मान लो दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस माइनस 0.1 इंटू 3 प्लस माइनस 0.2। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा? एक तरीका है, देखो नॉर्मल सी चीज को इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, वो तो 6 आ जाएगा। पर
प्रॉब्लम आती है एरर निकालने में। क्या एरर को मल्टीप्लाई करना होता है? नहीं। क्या करना होता है? इमेजिन करो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, तो आंसर आ गया z प्लस माइनस डेल्टा z। इस डेल्टा का मतलब क्या होता है? एरर। ठीक है, ये आंसर आ गया z प्लस माइनस डेल्टा z। इमेजिन कर लो हमें z तो पता है क्या होगा। z क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना तो z क्या आएगा? z तो अपना 6 है, वो तो हमें पता है। हमें क्या नहीं पता बेटा कि एरर क्या होगा यार, ये एरर क्या होगा। अब इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू डेल्टा a बाय a डेल्टा b बाय b। डेल्टा z क्या है? जो हमें निकालना है। डेल्टा a क्या है? एरर इन ए। एरर क्या है a में? 0.1। डेल्टा b क्या है? 0.2। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो डेल्टा z जो कि हमें निकालना है, z की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 6 है ना। 3 इंटू 2 6, z की वैल्यू हमें पता है। डेल्टा a कितना है बेटा? डेल्टा a है अपना 0.1 और 0.1 और a क्या है बेटा? a है अपना 2। a है अपना क्या? a है अपना 2 है ना। प्लस देखना है प्लस का साइन है। डेल्टा b बाय b, डेल्टा b है ना, हाँ डेल्टा b बाय b। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इससे आप क्या कर सकते हो? इस डेल्टा z को निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? अरे मूर्खो, सॉल्व कर लो इसको, एक बार सॉल्व कर लो ना। ये कितना आ जाएगा? इसको एक बार सॉल्व करो, कितना आएगा? 0.05 प्लस इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा? 0. एक बार जल्दी से बता दो यार, इतना भी नहीं कर रहे हो यार तुम मेरे लिए यार। इसको तो सॉल्व कर सकते हो। कितना आ रहा है? 0.06 है ना। इनको अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 0.11 है ना। यहां पर 6 था तो 6 मल्टीप्लीकेशन में चल जाएगा, तो डेल्टा z की वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा? 0.66। कितनी? 0.66। अब मैं फाइनल वैल्यू को कैसे लिखूंगा बताओ? फाइनल वैल्यू कैसे लिखूंगा बताओ? फाइनल वैल्यू कैसे लिखता हूं? z प्लस माइनस डेल्टा z। तो z तो मुझे पता था 6 प्लस माइनस 0. बोलो, अरे क्या हो गया भैया? अरे क्या हो गया? 0.66 बेटा। अब चमका या नहीं मूर्ख बालक? बोल, आया चमका? नहीं चमका? क्वेश्चन लगा ले। और चाहे मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो, ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग के अंदर होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? मेरे साथ दोहराएंगे। डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू डेल्टा x बाय x प्लस डेल्टा y बाय y। ठीक है, चाहे एडिशन हो चाहे डिवीजन हो मल्टीप्लीकेशन हो, अगर तुम्हें फाइनल आंसर का एरर निकालना है तो तुम्हें इसी फॉर्मूले से करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्या है? A student measures the length of the rod as L equals to 50 plus minus 0.5। width हमें गिवन है, टोटल एरिया बताना है। टोटल एरिया कैसे निकालूंगा? जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो इस फॉर्मूले के लिए ये z क्या होगा बताओ? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 50 इंटू कितना है? 50 इंटू कितना है? 10। तो z तो हो जाएगा आपका 500 है ना। हमें क्या निकालना है? हमें एरर निकालना है। क्या सारी चीजें गिवन है बेटा? खुद लिखो। डेल्टा z हमें निकालना है, z की वैल्यू मैंने अभी निकाल दी, दोनों को मल्टीप्लाई करके 500। अच्छा डेल्टा x क्या है? एरर क्या है? गिवन है 0.5। x की वैल्यू क्या है? 50। डेल्टा y क्या है? डेल्टा y क्या है? 0.2। और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 10 है ना। बस अब इससे मैं इस डेल्टा z को निकाल लूंगा और डेल्टा z अब तुम खुद निकालोगे और फाइनली तुम क्या लिखोगे? आंसर होगा z प्लस माइनस डेल्टा z। यानी आपका ये आंसर आएगा, नीचे आप देख सकते हो 500 प्लस माइनस 15। ये आपका आंसर आना चाहिए बेटा। एक बार इसको ट्राई करना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डन जी डन। ऐसे सवाल आते हैं, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो, इस प्रकार के आपके बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे देता हूं। ट्राई करना, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना। थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करना। ठीक है, रेजिस्टेंस पे इसको आप ट्राई कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का जो कि है क्वांटिटी रेज्ड टू पावर, यानी समझना बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत नन्ना मुन्ना सा टॉपिक है। मान लो मुझे वॉल्यूम निकालनी है ना। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? साइड का क्यूब। अरे क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का क्यूब। हाँ, अब मान लो साइड की जो वैल्यू थी वो थी 10 प्लस माइनस 0.1 है ना। तो वॉल्यूम क्या होगी? देखो तुम ये तो निकाल लोगे 3 बार मल्टीप्लाई करके, है ना। मतलब z की वैल्यू तो तुम निकाल लोगे, जो कि क्या होगा? जो कि होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, जो कि होगा 1000। पर क्या तुम डेल्टा z निकाल पाओगे? 3 चीजों को मल्टीप्लाई, देखो ना क्यूब आ गया ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा, एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? कि अगर किसी भी चीज पे पावर हो तो अगर मुझे डेल्टा z निकालना है तो डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू, ये जो पावर है ना
ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी बस, पावर इंटू डेल्टा ए बाय ए। यानी अगर मुझे इस क्वेश्चन में निकालना था तो डेल्टा जेड बाय जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई, इक्वल्स टू साइड क्या था बताओ, डेल्टा ए क्या था 0.1 डिवाइड बाय 10, और पावर कितनी थी, पावर थी 3, यानी ये पावर इससे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी बस। अब इससे तुम डेल्टा जेड निकाल लोगे, समझे? तो ये फॉर्मूला है, पावर जब भी होती है तो पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है। इसके कुछ सिंपल से सवाल भी हैं, जैसे कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब दो तरीके हैं एरिया निकालने के लिए, या तो तुम इनको दो बार मल्टीप्लाई कर लो साइड इंटू साइड, है ना, मल्टीप्लीकेशन मेथड से कर लो, बट उसमें कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी। इसका सिंपल मेथड क्या है बताओ भाई, डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल्स टू जितनी पावर है, पावर कितना होगा, पावर यहाँ पे 2 होगा, इनटू डेल्टा एक्स बाय एक्स। क्या ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो? जल्दी से चैट के अंदर बताओ, क्या ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो बेटा? आ रहा है बुद्धि के अंदर, घुस रहा है मस्तिष्क के अंदर, ऐसा आग तो नहीं निकल रही दिमाग से, ओहो है वो तो नहीं बन गए तुम, वो आता था ना पोकेमोन, उसमें 4 ही जाड़ बन जाते थे, 4 ही जाड़ तो नहीं बन गए तुम, धुआं निकल रहा हो मुंह से निकल रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। चीजें टफ हो सकती है बट इंटरेस्टिंग है ना। तो क्या करा मैंने, अगर मुझे किसी पे भी वैल्यू पे स्क्वायर गिवन है, जैसे कि एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, एरर निकालने के लिए ये जो 2 है इसको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ले आऊंगा भैया। आगे ना बढ़िया चीज। चलो जी, इसका आप आंसर निकाल सकते हो, बड़ा सिंपल है। अब मैं आपको एक फाइनल क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, आज का आखिरी सवाल। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आर 3% एंड 4%। यानी ये बोल रहा है मास में जो परसेंटेज एरर है वो कितना है, 3% है, ठीक है, और वेलोसिटी में जो एरर है वो है 4%। अब आपको ये बता रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। बताओ जी, क्या करें क्या करें क्या करें? एरर बताना है, बस एरर बताना है, क्या करें? देखो जब भी एरर बताते हैं इस कांस्टेंट वैल्यू को तो भूल जाओ, ठीक है, यहां पर है mv², है ना। जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं बेटा तो एरर्स क्या होते हैं, आपस में ऐड होते हैं, चाहे डिवाइड हो तब भी ऐड ही होने, एरर तो ऐड ही होने। हमें पता है मास जो है उसका एरर कितना है, उसका एरर बताओ कितना है, उसका एरर हमें गिवन है 3%। वेलोसिटी का एरर हमें पता है 4%, कितना गिवन है 4%। अब याद रखना यहां पर स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर आता है तो मैं क्या बताऊंगा, जब भी स्क्वायर आता है तो ये जो 2 होता है ये नीचे आ जाता है और मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है। यानी वेलोसिटी के स्क्वायर का जो एरर होगा वो होगा 4 इंटू 2, तो ये आ गया 8%, ठीक है। m का हमें पता है मास का है 3%, इसका है 8%, तो ओवरऑल आपका आ गया कितना, 11% एरर। तो 11% एरर आपका आंसर है। क्या ये बात समझे? हमें डायरेक्टली एरर गिवन थे, डायरेक्टली मास का गिवन था, वेलोसिटी का गिवन था, हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता था mv², हाफ mv², हाफ को बोल जाओ m का हमें एरर पता है। जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई होती है बेटा एरर ऐड होते हैं, इस बात को याद रखना। क्या डिवाइड हो रहे हैं तब भी ऐड ही हो रहे हैं, एरर तो ऐड ही होते हैं, मैंने बताया ना एरर ऐड होते हैं, है ना। तो क्या है, अब इसका एरर है 3%, v का एरर था 4%, पर यहां स्क्वायर था तो कितना हो गया, 8% हो गया, 11%। तो ये थे आपके कुछ बेहतरीन सवाल, कुछ शानदार सवाल। आई होप यहां पर आपको ये चैप्टर खत्म करने में मजा आया होगा। मुझे पता है एरर का टॉपिक थोड़ा सा टफ है, पर पता है क्या है बेटा, ये इनफ है आपके लिए। जितना मैंने कराया इससे बाहर एरर नहीं पूछा जाएगा। मैंने आपको थोड़ा हाई लेवल का ही पढ़ा दिया है, मैंने आपको थोड़ा हाईएस्ट लेवल पे ही ले गया हूं मैं तुम्हें, है ना। मैंने तुम्हें बेसिक नहीं, मैंने तुम्हें यहां तक करा दिया है, क्यों, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो याद रखना क्या, कि जीवन में लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे। यहां पर आपका चैप्टर खत्म होता है, पर अगले चैप्टर भी आते रहेंगे। और अगर तुम्हें लेक्चर सच्ची में अच्छा लगा, मजा आया, समझ आया, इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी जरूर डालना, मुझे टैग करते हुए, और बता देना दुनिया वालों को कि प्रशांत भैया 11वीं पढ़ाने आ गए हैं, और अब 11वीं में भी आग लगाने वाले हैं, है ना। याद रखेंगे, ठीक है। अपना टाइम आ गया है, अपन बेस्ट लगाएंगे और अपन जीतेंगे भी। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय बाय।